चली हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आपको जो फ्रीडम मिली है, आज़ादी मिली है, ये हमेशा से नहीं थी। इसके लिए इंडिया ने 100 ईयर स्ट्रगल किया है और उसी स्ट्रगल की कहानी को इस छोटे से चैप्टर में बताने की कोशिश की जा रही है। गाइज, 100 ईयर के स्ट्रगल को 100 मिनट से कम में देने का प्रयास करूंगी। आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई वी रीड दिस चैप्टर? सो इसका आंसर है कि आपको 3 रीज़न से ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। रीज़न फर्स्ट है कि ये चैप्टर एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर होता है, इसलिए यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीज़न 2 है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हो, चाहे स्कूल में या स्कूल के बाद, वहाँ पे भी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जाओगे, वहाँ पे आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। रीज़न नंबर 3, बिकॉज यू आर इंडियन, आप भारत के निवासी हो, आपको पता होना चाहिए कि आज आपका देश जिस स्टेज पे है, जो ये फ्रीडम आपको मिली है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो आखिर कैसे मिले हैं, कैसे आपका देश आज़ाद हुआ है। तो इन सभी कारणों से ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको लेके चलती हूँ 1900 टू 1947 की एक यात्रा पे। तो इसके लिए मुझे आपका इमोशन चाहिए। इस चैप्टर को अपने दिमाग से नहीं, दिल से पढ़ना है। मैं गारंटी देती हूँ आप इस चैप्टर को कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी नहीं भूला पाएगा आपको इस चैप्टर को। आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम चलते हैं 1900 से 1947 की यात्रा पर। व्हाट इज नेशनलिज्म? चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। सो यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है, आपको जो अच्छी लगे वो लिख सकते हैं। मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। द फीलिंग ऑफ बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड लव एंड डेडिकेशन टुवार्ड्स वन नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। आपके दिल में वो भावना होना, वो फीलिंग का होना कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है। अगर नहीं है तो अपने देश को स्वतंत्र देश बनाने की भावना, अपने देश के लिए प्रेम यानी कि प्यार की भावना, समर्पण की भावना कि कुछ भी हो जाए हम अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वही क्या कहलाता है? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद कहलाता है। और इस राष्ट्रवाद की भावना को आने के लिए, हम सबके अंदर लाने के लिए, इनबिल्ट करने के लिए मोर देन 200-300 ईयर्स लगे हैं, ऐसे ही नहीं आई है। इस चीज़ को अगर आप लोगों से मैं रिलेट करके बताऊं, जो आप लोग और ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, तो आप एक वर्ड से इसे रिलेट कर सकते हो, फैमिली से। फैमिली से कैसे रिलेट कर सकते हो? जब हम बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली के लिए हमारे अंदर एक फीलिंग होती है अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने की, प्यार की, समर्पण की। तो वो फीलिंग कोई आपको सिखाता नहीं है, आपको किसी भी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, किसी भी कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन वो फीलिंग आपकी इनबिल्ट है। आप जिस फैमिली में पैदा होते हो, उसके लिए आपकी फैमिली की जो वैल्यू है, फीलिंग है, प्यार है, वो इनबिल्ट है। इसी तरीके से हम जिस देश में पैदा होते हैं, अपने देश के लिए, हम सब एक ही लैंड से बिलोंग करते हैं, तो उस लैंड के लिए कुछ भी करने की जो फीलिंग है, अपने देश को जोड़े रखने की, हम सब एक ही जगह से आते हैं, ये जो फीलिंग है, ये इनबिल्ट है, यही है नेशनलिज्म। और इसी को हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं इस चैप्टर में, कैसे हम लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई है। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। पिक्चर शुरू होती है यहाँ से, और पिक्चर में बीच का कुछ स्टार्टिंग दे दिया जाता है, बीच का कंटेंट दे दिया जाता है, और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये चल क्या रहा है भाई, स्टेप वाइज नहीं दिया जाता। तो अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 200 साल पहले जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है 1914 टू 1918 वाली सिचुएशन से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि जो सिचुएशन थी वो कैसी थी। तो अगर हम बात करें कि आखिर बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को बैकग्राउंड पता होना चाहिए।
सो बैकग्राउंड में क्या चल रहा था कि इंडिया एक ब्यूटीफुल कंट्री है। इंडिया एक ब्यूटीफुल कंट्री थी जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्ड बर्ड कहा जाता था। तो इंडिया एक ब्यूटीफुल कंट्री यहाँ एग्जिस्ट करती थी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग राजा का राज हुआ करता था, हर राज्य में अलग अलग राजा होता था स्टेट वाइज। अब क्या होता है 1498 में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड लेके जा रही हूँ, ये आपके चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। वास्को डी गामा इंडिया पहुंचता है, समुद्र के रास्ते से खोज करते हुए इंडिया पहुंचता है। और जब वो भारत पहली बार पहुंचता है तो भारत का जो ये हमारा नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे आता है, और यहाँ पे जो राजा होते हैं वो उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारे देश की तो आप लोग परंपरा जानते ही हैं, मेहमान का स्वागत किया जाता है। तो स्वागत किया जाता है, उसको बहुत सारी चीज़ें उपहार दी जाती हैं, वो वापस अपने देश लौट के जाता है। और वहाँ पे वो हमारे देश से कुछ मसाले कुछ चीज़ें लेके गया था, और वो ले जाके वहाँ पे जब अपने देश में बेचता है तो उसको मोर देन 50 टाइम्स बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। अब तो वो फूला नहीं समाता, वो अपने लीडर को बताता है, लोगों को बताता है। अब वहाँ से थोड़े और लोग भारत आते हैं, यहाँ से मसाले खरीद के ले जाते हैं। हमारे मसाले तो बहुत फेमस थे, और आपको पता है कि जो साउथ के और यहाँ पे कोलकाता में जो मसाले होते थे वो बहुत फेमस थे। अब यहाँ से और लोग लेके जाते हैं और बेनिफिट कमाते हैं। अब बोलते हैं भैया एक देश है बहुत ही समृद्ध है, इतना सोना चांदी है, इतना उनके पास मसाले हैं कि ये तो मतलब तूफान मचा देगा। तो अब क्या होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ, ये आप लोग मैप देख सकते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ अब यहाँ से कुछ दूसरे कंट्री के लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पर्टिकुलर जगह पे एक कंपनी खोलने दो। और उस कंपनी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक देश की नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अलग अलग देशों की थी, जैसे कि पुर्तगालीज की अलग थी, इंग्लैंड वालों की, ब्रिटिशर्स की अलग थी। तो वो आते हैं और बोलते हैं हमें एक कंपनी खोलने दो। वो सोचते हैं कि यार बार बार उठा के ले जाने से अच्छा हम यहाँ पे कुछ अपना इनबिल्ट कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अपने बढ़ाएंगे, ये सोच के आते हैं कि और बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाएंगे। फिर दूसरे देश की भी कोई कंपनी आती है बी, वो भी अपनी कंपनी इनबिल्ट कर देती है। तीसरे देश की आती है सी, वो भी इनबिल्ट कर देती है। और जो हमारे राजा थे वो लोग भोले भाले थे, मान जाते थे, वो थोड़ा सा बेनिफिट देखते थे और मान जाते थे। अब इस तरीके से कुछ सिचुएशन चल रही थी, और इस तरीके से करते करते उन लोगों ने पहले कंपनी खोली और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे रूल रेगुलेशन में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया, राजाओं को आपस में लड़ाना स्टार्ट कर दिया। दो राजाओं को बोला कि तुम्हें इनकी गद्दी मिल जाएगी, तुम्हें इनकी गद्दी मिल जाएगी, तुम लोग हमें सपोर्ट करो। दो बिल्लियों को लड़ा के बंदर रोटी ले गया, ऐसी वाली कहानी शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रगल था ये तब से नहीं शुरू हुआ, ये 1757 प्लासी बक्सर का युद्ध, फिर 1857 1857 रिवॉल्ट, ये सारी सिचुएशन होने के बाद जब सब्जी बिल्कुल पकने वाली होती है ना, वहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। ये सारी कहानी 200 साल पहले हो चुकी थी। अब क्या होता है कि विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सिचुएशन थी 1914 टू 1918 की। वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था कि दुनिया की आधी कंट्री, कुछ कंट्रीज एक टीम में थी, टीम ए, मैच चल रहा था समझ लीजिए लड़ाई का, और दूसरी थी टीम बी। टीम बी में कुछ जो कंट्रीज थी वो तुर्की, इस तरह की कंट्रीज थी, और टीम ए यहाँ पे जो कंट्रीज थी जैसे कि इंग्लैंड हो गया, ठीक है, यूरोप की कुछ कंट्री इसमें थी, कुछ कंट्री इसमें थी, और ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे पावर बनाने की, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पार्ट तो कुछ कंपनीज ही, कुछ कंट्रीज ही ले रही थी, लेकिन इनडायरेक्टली पार्ट बहुत सारी कंट्रियों ने लिया था। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया फर्स्ट वॉर में पार्टिसिपेट था, तो इंडिया ने डायरेक्ट पार्ट नहीं लिया था बट इनडायरेक्ट पार्ट लिया था। कैसे इनडायरेक्ट पार्ट लिया था, तो उस टाइम चल रहा था कॉलोनी सिस्टम। कॉलोनी सिस्टम क्या होता था, जो पावरफुल कंट्रीज होती थी वो अपने उपनिवेश या कॉलोनी बना लेती थी। वो क्या करती थी कि जो बाकी कंट्रीज हैं, कुछ छोटी कंट्रीज हैं, वहाँ पे जाकर अपने राइट्स चलाते थे, अपने अधिकार चलाते थे, उन पे रूल करते थे, वहाँ से रॉ मटेरियल उठाते थे। तो इस तरीके से जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी, मतलब उनका उपनिवेश था, तो वो हम पे रूल कर रहे थे, तो वो हमें ले जाकर युद्ध में पार्टिसिपेट करवा रहे थे। ओके, तो ये सारी कहानी चल रही थी। सो इंडिया ने डायरेक्ट पार्ट नहीं लिया था, इनडायरेक्ट पार्ट लिया था, क्योंकि भारत भी एक कॉलोनी था। अब चीज को समझिए कि जब युद्ध का टाइम चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इंडिया की क्या स्टेज थी, इंडिया की क्या कंडीशन थी। तो इस टाइम क्या था, जो क्रॉप उगाई गई थी, फसल उगाई गई थी, वो फसल पूरी खराब हो चुकी थी,
और जो लोग थे, इंडिया के किसान थे, वो चाहते थे कि उनको कुछ बेनिफिट मिले, उनके टैक्स कम किए जाएं, क्योंकि जब लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रही है, तो क्या होगा, उसमें बहुत सारा खर्चा आएगा। तो भारत डायरेक्ट पार्ट नहीं ले रहा था, लेकिन सारा जो कीमत चुकानी पड़ रही थी वो इंडिया को चुकानी पड़ रही थी। कैसे? क्योंकि जो वहाँ पे सोल्जर्स ले जाने थे, तो सोल्जर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स हमारे देश के लड़कों को, हमारे देश के युवाओं को पकड़ पकड़ के भर्ती करते थे सेना में, और वहाँ पे युद्ध के लिए भेज देते थे। उन्हें कई दिनों तक खाने को नहीं मिलता था, ठीक है, लड़ाई करनी होती थी, और बहुत सारे शहीद भी हो जाते थे। सो यहाँ पे हमारे सोल्जर्स भी भेजे जा रहे थे, उनके लिए फूड भी हमारे देश से भेजा जाता था, जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमारे देश से पूरी की जाती थी, और जो बाकी खर्चा आता था उसके लिए हमारे देश के किसानों से ही टैक्स वसूला जाता था अलग अलग। तो टैक्स इन्फोर्स वो ज़्यादा कर रहे थे, टैक्स के प्राइजेस बढ़ा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले रहे थे। क्रॉप उस ईयर खराब हो चुकी थी, फसल खराब हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, टैक्स ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर दिया था, और लोग इनका विरोध भी नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स का। लोगों ने कहा कि भाई टैक्स में हमें थोड़ी सी ढील दीजिए। तो कहा उन लोगों ने कि भाई देखिए, अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, जो वॉर चल रही है वो खत्म हो जाएगी, तो हम थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे, आप लोग अभी पार्टिसिपेट करिए युद्ध में। तो लोगों ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ वैसे ही वो लोग अपनी बात से पलट गए और कोई भी बेनिफिट नहीं दिया। इस चीज़ को अगर यहाँ पे अगर आप लाइन्स में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए उस टाइम क्या था, सॉरी, सो उस टाइम सिचुएशन क्या थी कि क्रॉप तो हमारी सारी खराब हो ही गई थी। यहाँ पे देखेंगे, लीडिंग टू एक्सट्रीम लीडरशिप फॉर द कॉमन पीपल, विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन द सप्लाई ऑफ सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट। गांव से, कस्बों से पकड़कर फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, जबरन भर्ती की जा रही थी, किसमें, युद्ध के लिए, वॉर के लिए। 1920-21 क्रॉप फेल्ड मैनी पीपल इंडिया, रिजल्टिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। जो फसलें थी वो खराब हो गई थी इस ईयर में, 2021 में, और बहुत सारे लोग खाने के लिए भूखमरी के शिकार हो रहे थे। अराउंड अगर आप लोग देखोगे कितने लोगों की डेथ हुई थी, तो 1921 12 to 13 मिलियन पीपल रिजल्ट फेमनाइन एंड एपिडेमिक, यानी भूखमरी के कारण सोचिए 12 से 13 मिलियन, 12 to 13 मिलियन पीपल डेड हो गए थे। ये तो भूखमरी से डेड हुए थे, जो हमारे सोल्जर्स गए थे वो लोग युद्ध में शहीद हुए थे। तो ये आप लोग देख सकते हो, सिचुएशन बहुत खराब चल रही थी। एक तो खाने के लिए नहीं था, किसान जो फसल उगाता था, किसान हमारे देश का 70 to 80% जो लोग थे वो क्या थे, फार्मर थे, किसान थे। अब वो जो उगाते थे, फसल उगाते थे, लाइक उनके उसके 4 पार्ट किए तो 3 पार्ट उनका चला जाता था टैक्स में, 1 पार्ट में उन्हें अपना गुजारा करना है, और अगर बाढ़, भूकंप, कुछ भी आपदा आ जाएगी तो उसके लिए भी कोई जवाबदेह नहीं था, कोई भी उनकी हेल्प नहीं करेगा, तो उनके पास मरने के अलावा कोई सिचुएशन नहीं था। ओके, तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन चल रही थी, और ये था कि जैसे ही वॉर खत्म होगा वैसे ही हेल्प की जाएगी, लेकिन जब वॉर खत्म होता है तो ब्रिटिशर्स कुछ भी हेल्प नहीं करते। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा जो पिक्चर है, पिक्चर में बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन चल रही थी देश की, किसान परेशान था, बच्चा, युवा, हर कोई परेशान था। अब आप सोच सकते हो, अब बाहुबली की एंट्री होगी, अब हमारी मूवी में हमारे मूवी के हीरो की एंट्री होगी, और एक नया आइडिया आएगा, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ओके, सो सत्याग्रह के बारे में पढ़ने से पहले मैं हीरो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्योंकि मूवी में जब हीरो आता है तो उसकी इंट्रोडक्शन होती है। तो हमारी मूवी के हीरो हैं गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। सो गांधी जी की एंट्री होने वाली थी, सिचुएशन वर्ल्ड वॉर की खत्म हुई थी, इधर गांधी जी आने वाले थे, और गांधी जी आते हैं 9 जनवरी 1915 इंडिया बैक। हीरो आ जाते हैं हमारे, बाहुबली की एंट्री हो जाती है 9 जनवरी 1915 को। आपको ये 9 जनवरी डेट नहीं दी है, केवल ये बताया जाएगा कि 1915 को, 1915 को जो गांधी जी हैं वो बैक आते हैं, ठीक है, वो लॉ की पढ़ाई करके और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बाहर गए हुए थे, यूरोप गए हुए थे, तो वो इंग्लैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वो इंडिया 1915 में, 1950 में लौट के आते हैं। तो इस टाइम 1915 में जब वो लौट के आते हैं तो यहाँ से हमारी जो
पूरा स्ट्रगल है उसका एक नया मोड स्टार्ट होता है, क्योंकि हीरो आ चुका है। 9 जनवरी मैंने डेट इसलिए बताई है क्योंकि 9 जनवरी को हमारे देश में भारत प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी इसी दिन भारत लौट के आए थे, इसलिए इसको भारत प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी भी आप जाके गूगल कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, बिकॉज गांधी जी इस दिन लौट के आए थे। अब वो अपने साथ एक वेपन लेके आते हैं, एक टूल लेके आते हैं, ऐसा टूल लेके आते हैं जो बड़े बड़ों की हवा निकाल देता है, और वो टूल था सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था उसे समझेंगे, पर महात्मा गांधी के बारे में बता दूं, जो महात्मा उनको टाइटल मिला है क्योंकि उन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जो जो काम किए हैं उसके लिए उनको महात्मा का टाइटल दिया जाता है। और नॉट ओनली इंडिया, उन्होंने यूरोप के भी अलग अलग कंट्री में ये टूल को इम्प्लाई किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे। महात्मा गांधी का जन्म जो है, बर्थ है, वो आप सब जानते हो 2 अक्टूबर को हुआ था, और गुजरात के पोरबंदर वाली जगह पे हुआ था। लॉ की पढ़ाई करते हैं, 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, और लॉ की पढ़ाई करके वो चले जाते हैं दूसरे देश, वहाँ लॉ की पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। 1915 में वो इंडिया बैक आते हैं। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में गए थे। आपको महात्मा गांधी की एक घटना पता होगी कि वो ट्रेन से जा रहे थे, उन्हें फर्स्ट क्लास से उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस देश में ऐसा रूल था कि जो भी ब्लैक स्किन या ब्राउन स्किन वाले हैं वो ट्रेवल नहीं कर सकते, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस घटना से वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सत्याग्रह। तो सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में भी चला चुके थे। वहाँ पे कुछ और मुद्दा था कि जो स्किन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ब्लैक एंड वाइट में, तो वहाँ पे उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। फिर जब वो इंडिया आते हैं, देखते हैं कि इंडिया की तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो वो अपने वेपन को, अपने टूल को इंडिया में अप्लाई करते हैं। सो हीरो की इंट्रोडक्शन हो गई। अब द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आखिर सत्याग्रह है क्या, सत्याग्रह का मीनिंग क्या है? सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ के लिए, सच्चाई के लिए आग्रह करना, यानी सत्य के लिए। सत्य कभी झुकता नहीं है, जो ट्रुथ होता है वो कभी भी झुकता नहीं है। तो ट्रुथ के लिए, सच के लिए आग्रह करना सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना। तो सत्याग्रह ऐसा वेपन था जिससे बड़े बड़े लोग डरते थे। सत्याग्रह ऐसा वेपन था, यहाँ पे आपको कोई बम नहीं फोड़ना, कोई तीर नहीं चलाना, लेकिन इस वेपन से बड़े बड़े ब्रिटिशर्स को, बड़े बड़े रूलर्स को गांधी जी ने झुका दिया था। तो आखिर ये जो सत्याग्रह था वो था क्या? तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, 9 जनवरी को आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी मेड सत्याग्रह ए वेपन टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, जो औपनिवेशिक शासन था उसके खिलाफ फाइट करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को अपना हथियार या वेपन बताया। इट इज नॉन एग्रेसिव पीसफुल मास एजिटेशन अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ पीसफुल। गांधी जी का टूल था नॉन वायलेंस, आपको कोई भी वायलेंस नहीं करना है और कोई भी मतलब कि शांति से अपनी बात को रखना है, पीसफुली अपनी बात को बिना वायलेंस किए हुए रखना है। वही था हमारा सत्याग्रह, कि हम सच बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, उसके लिए हम मूवमेंट चलाएंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, हिंसा, ठीक है, वायलेंस को कहीं पे भी जगह नहीं देनी चाहिए। तो ये वेपन लेके गांधी जी आते हैं। अब इस वेपन को गांधी जी कहाँ कहाँ चलाते हैं? देखिए, आपको ना कोई भी डेट याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को बस सिचुएशन समझना है कि 1914 to 18 चल रहा था आपका वर्ल्ड वॉर, ठीक है, और हमारे गांधी जी कब आते हैं? 1915 1915 पे बंदा इंडिया में एंट्री करता है और अगले साल से ही काम पे लग जाता है। अब वो सत्याग्रह को लेके आए थे तो अपने वेपन को चलाएंगे ही, तो अब गांधी जी अपने जो वेपन है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए 15 में आए और 1960 में अपना वेपन चला दिया। अपना वेपन कहाँ पे चलाया? तो महात्मा गांधी जो फर्स्ट सत्याग्रह अप्लाई करते हैं वो करते हैं बिहार के चंपारण में। इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। तो बिहार के जो लीडर होते हैं, एक मतलब आंदोलनकारी होते हैं, फाइटर होते हैं, वो गांधी जी को चिट्ठी लिख के बुलाते हैं कि गांधी जी यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है, आप आ जाइए। गांधी जी आए थे भाई
विदेश से लौट के, तो वो फटाफट 1969 में बिहार के चंपारण जाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं दी गई है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जा रही है, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ कि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। तो वहाँ पे बिहार में क्या थी, एक खेती के लिए जो क्रॉप एग्रीकल्चर के लिए एक सिस्टम बना दिया था ब्रिटिशर्स ने कि भाई उसको 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। उसका मतलब होता था कि आपकी जो लैंड है, ठीक है, आपकी ये लैंड है तो इसके हम 3 पार्ट करेंगे और जो 3 पार्ट होंगे इस पे आप लोग कौन सी फसल उगाएंगे, इस पे आप लोग नील की खेती करेंगे, यानी जो आपकी क्रॉप होगी जो कपड़ों को रंगने के लिए नील होती है उसकी खेती करेंगे। और जो नील होती है वो ऐसी फसल होती है जिसको उगाने के बाद जो लैंड होती है वो अनफर्टाइल हो जाती है, वो उपजाऊ नहीं रहती और किसानों का बहुत नुकसान होता है। तो उनको जबरन कहा जाता था कि आपको 3 पार्ट में क्या करना है, नील की खेती करनी है, और इस पे बहुत सारा टैक्स भी दिया जाना होता था, और एक पार्ट पे वो अदर क्रॉप उगा सकते थे। तो ये सिस्टम के खिलाफ उन लोग को बहुत सारा टैक्स इम्पोर्स किया गया था। तो गांधी जी को बुलाया जाता है 1916 में, वो जाते हैं अपनी बात सत्याग्रह चलाते हैं, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन, अपने आंदोलन लोगों को लेके एक जगह बैठते हैं, क्योंकि गांधी जी जानते थे, लॉ और रूल को अच्छे से जानते थे, वो लॉयर थे, लॉ की पढ़ाई करके आए थे, तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते थे। तो अब गांधी जी क्या करते हैं, वहाँ पे सत्याग्रह इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो वहाँ के लीडर्स हेड होते हैं वो लोग झुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और 1916 में उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, और इन लोग को छूट दी जाती है टैक्स में, किसानों को, ठीक है, पीजेंट्स को। ओके, सो यहाँ पे लोग बहुत खुश होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि पहली बार कोई मतलब इस तरीके से उनके सामने आवाज उठा पाया ब्रिटिशर्स के, और सक्सेस भी मिला एक छोटी सी जगह में, बिहार के चंपारण में। ओके, अब 1917 में इससे इंस्पायर होके गांधी जी को फिर से एक जगह का इन्विटेशन मिलता है, गांधी जी एक बार और सत्याग्रह करते हैं 1917 में, ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट प्रिजन इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब गांधी जी पहुंच जाते हैं गुजरात, अपने बर्थ प्लेस पे। यहाँ पे खेड़ा में, खेड़ा आपको प्लेस याद रखना है, मैप में भरने को आ सकता है, यहाँ पे चलाते हैं सत्याग्रह, ठीक है, 1916 में चलाया, अब 1917 में। तो गुजरात में खेड़ा में क्या था कि यहाँ पे जो क्रॉप थी, फसल थी, वो खराब हो गई थी, और फसल खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी टैक्स उनको देना होता था 50%। अब टैक्स इतना देंगे तो बेचारे वो खाएंगे क्या, तो गांधी जी को बुलाते हैं, गांधी जी यहाँ पे भी सत्याग्रह चलाते हैं, यहाँ पे भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और गांधी जी बोलते हैं भाई इतना नहीं, आपको इतने % ही टैक्स देना पड़ेगा, और जब इतने % टैक्स देते हैं वो बात मान लेते हैं वो लोग ब्रिटिशर्स। अब और ज़्यादा गांधी जी की चर्चाएं होने लगती है, भले उन्होंने एक स्टेट में चलाया था, एक जगह पे चलाया था, बट पूरे देश में उनकी बातें हो रही थी। अब इसके बाद वो एक और बार सत्याग्रह करते हैं 1918 में, ये गुजरात के अहमदाबाद में करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो मिल थे, मिल में काम करने वाले लेबर्स थे, तो उन लेबर का कुछ बोनस का सिस्टम था, उनके बोनस रोक दिए गए थे, सैलरी रोक दी गई थी। तो यहाँ पे गांधी जी ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह, और यहाँ पे भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलती है। 1915 में बाहुबली हमारे गांधी जी की एंट्री होती है। 1916, 1917, 1918 लगातार वो बैक टू बैक हमारे क्या चलाते हैं, सत्याग्रह चलाते हैं। पहला बिहार के चंपारण में, याद रखना है, 1917 में गुजरात के खेड़ा में, और 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में। यहाँ पे नील की खेती के लिए, क्रॉप के लिए था, यहाँ पे फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी इसके लिए था, और यहाँ पे मिल के मजदूरों के लिए, लेबर्स के लिए था। और ये 3 बेनिफिट मिलने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया था। 200 साल गुलाम रहने के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि हम इनके सामने कुछ कर ही नहीं सकते। वो होता है ना, हाथी को अपनी शक्ति भूल जाना। हम लोग इतने सारे थे, लेकिन हम इतने से लोगों से डर रहे थे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब लोगों के अंदर थोड़ा सा उत्साह जाग जाता है कि भाई ये सत्याग्रह तो बड़ी कमाल की चीज है, इससे बड़े बड़े ब्रिटिशर्स झुक जा रहे हैं, हमारी बात को मान रहे हैं, गांधी जी तो बहुत दमदार हैं। अब गांधी जी की बात पूरे कंट्री में फैल जाती है, और फैलते ही 18 तक बंदे ने सत्याग्रह चलाया, और 1919 में द रॉलेट एक्ट, एक नया एक्ट आ जाता है। देखिए गाइस, बिल्कुल सीरीज में चल रहा है, मैं आपको सीरीज में बता रही हूँ, 15, 16, 17, 18, 19, आप डेट भूलोगे ही नहीं, सब कुछ सीरीज में चल रहा है। 1919 में अब क्या करते हैं अंग्रेज, एक नया कानून ला देते हैं। द रॉलेट एक्ट वॉज passed by the British government to increase their grip on power over the common folk। अब अंग्रेजों ने देखा कि भाई, ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये लोग तो दिन बाय दिन
मूवमेंट चला देते हैं, आंदोलन चला देते हैं और हम लोग को इस तरीके से ये लोग रोक रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा लॉ बना देते हैं। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे वो अपने कुछ यहाँ पे लोग रखते थे और उनको पावर देते थे काम करने के लिए, और जो वहाँ की रानी थी, महारानी इंग्लैंड की, वो तो वहीं बैठी थी, वहाँ बैठे बैठे यहाँ पे रूल कर रही थी। तो अब वहाँ से कानून बना के भेजे जाते थे। तो देखिए एक लॉ बना देते हैं जिसको नाम दिया जाता है रॉलेट एक्ट। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रॉलेट एक्ट 1919, तो ये कैसा कानून था। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम किसी भी तरह के मूवमेंट ना चलाएं, आंदोलन ना चलाएं, तो उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया कि कोई भी अगर मतलब मूवमेंट चलाएगा, आंदोलन करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो बोल देंगे कि वो क्या फैला रहा है, अशांति फैला रहा है, और हम उसको रॉलेट एक्ट के थ्रू इस कानून के तहत 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, और बिना किसी केस के, बिना किसी सुनवाई के, मतलब ना आपको पूछा जाएगा ना बताया जाएगा, जैसे ही देखेंगे कि आप कोई मूवमेंट चला रहे हो उठाएंगे और ले जाके जेल में 2 साल के लिए बंद कर देंगे, फिर करने जाओगे फिर उठा के 2 साल के लिए बंद कर देंगे। तो ऐसा घटिया कानून लेके आए थे। तो द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज देयर ग्रिप, अपनी ग्रिप को, आम लोगों पे अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए ऐसा घटिया कानून लेके आए थे जिसको काला कानून, ब्लैक रूल भी कहा जाता था। दिस लॉ वाज पास्ड मार्च 1919, मार्च 1919 में इस कानून को पास किया जाता है। द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच गेव देम द पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल, किसी भी पर्सन को आप उठाइए, नेता हो कुछ भी हो, उसको उठाइए और बिना किसी ट्रायल में 2 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर to repress political activity and allowed detention of political विदाउट ट्रायल ऑफ 2 ईयर। 2 साल के लिए इसको हम इस तरीके से कहते थे हिंदी में, बिना वकील बिना दलील का कानून, बिना, ना तो आपकी कोई सुनवाई होगी ना तो कोई ट्रायल होगा, और 2 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा जेल में। इसको ब्लैक कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। गांधी जी इन 1919 डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रोपोज्ड रॉलेट एक्ट। अब गांधी जी ने देखा कि भाई सत्याग्रह बहुत अच्छे से काम कर रहा है, गांधी जी का टूल नंबर 1 था सत्याग्रह, तो गांधी जी ने बोला कि ये अच्छा मौका है, ये लोग मनमानी करके ऐसा एक्ट लिया है। तो सत्याग्रह मैंने 3 जगह पे चलाया, वो एक एक राज्य की छोटी छोटी जगह से था। अब हम सत्याग्रह चलाएंगे नेशन वाइड, ये हमारा पूरा देश है, पूरे देश में सत्याग्रह चलाएंगे। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ, कि ये जो काला कानून है, ब्लैक लॉ है, इसको वापस लेके जाओ, हम नहीं मानने वाले इसको। तो गांधी जी इसकी तैयारी करने वाले थे कि हम चलाएंगे इसको रोकने के लिए सत्याग्रह। ओके, सो रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटी। अब जब ये बात निकली तो अलग अलग जगह पे, क्योंकि लोगों में थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया था, इंस्पायर हो गए थे गांधी जी से, तो अब क्या हो रहा था, अलग अलग शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। वर्कर्स वॉन्ट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन, दुकानों को बंद कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पे जगह जगह पे लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज स्केयर्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे, बहुत सारी जो फोन की लाइनें, ये सब लाइनें थी, उन्हें डेड किया गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। सो जो लोग थे उनके अंदर उत्साह जाग गया था। अब लोग क्या थे, एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होने लगे, रैलियां करने लगे। आप लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाइए, क्या सीन रहा होगा। लोगों के अंदर उत्साह जाग गया था कि हमारा एक ऐसा बंदा आ गया जो हमें डायरेक्शन दिखा रहा है। तो लोगों ने रैली करनी, फोन की तार काट दी, रेलवे स्टेशन के ट्रैक तोड़ दिए इकट्ठा करने। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनने देखा कि ये जो नेशनलिस्ट हैं, जो ये मूवमेंट चला रहे आंदोलनकारी हैं, इनका उत्साह तो बढ़ता जा रहा है। अगर हमने इनको रोका नहीं तो ये लोग ऐसा लॉ लिया है, पर देखा कि हम लॉ लिया है उसके बाद भी ये लोग इस तरीके से मूवमेंट चला रहे हैं। अगर हमने इनको रोका नहीं तो अगर इनको अपनी पावर पता चल गई तो ये तो हमें निकाल के भगा देंगे और हमारा सारा प्रॉफिट धरा का धरा रह जाएगा। तो अब उन लोगों ने क्या किया, लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर। अब उन्होंने क्या किया कि देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक बंदा होता है जो फ्रंट पे खड़ा होता है, जो लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है। तो जो फ्रंट लाइनर्स थे, जो मोटिवेटर्स थे, जो लीडर्स थे, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू किया। पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर, उन लोगों को पकड़ के जेल में डालना शुरू किया। महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन pro-working whispered attack from bank, post office, railway station,
और क्या होता है, जगह जगह पे जो जनरल डायर था, अब एंट्री होगी जनरल डायर की। जनरल डायर था, उसके पास कमांड थी। अलग अलग जो ब्रिटिश के वहाँ से रूल करते थे, तो वो क्या करते थे, हमारे देश में कोलकाता में, यहाँ मुंबई में, यहाँ पे अलग अलग अपने, आप जैसे आज के टाइम में मंत्री कह सकते हो, वैसे उस टाइम कुछ जनरल रखा करते थे। जनरल उनके हेड होते थे जो पूरा अपना काम चलाते थे, कमांड देते थे। तो उस वक्त जो हेड था वो जनरल डायर था, और जनरल डायर का दिमाग थोड़ा अजीब ही था, वो अपनी थोड़ी मनमानी चलाता था। तो जनरल डायर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो नेशनलिस्ट है वो किसी भी तरीके से कोई भी मूवमेंट को सही तरीके से कर पाए। तो अब गांधी जी ने ये करा था। अब क्या होता है, जलियांवाला बाग मैस्केर या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कैसे होता है, गांधी जी ने बोल दिया रॉलेट एक्ट के खिलाफ हम लोग नेशन वाइड मूवमेंट करने वाले हैं। सब जगह तैयारी हो गई थी। अमृतसर में क्या हुआ, अमृतसर में ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। इसी में जलियांवाला बाग इंसिडेंस होता है। जलियांवाला बाग इंसिडेंस क्या था, ऑन द डे ऑफ क्राउड ऑफ विलेजर्स who had come to Amritsar to attend the fair of gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक प्लेस था जहाँ पे बैसाखी के दिन, आप सोच सकते हैं बैसाखी के दिन सेलिब्रेशन होता है, तो सेलिब्रेशन के लिए जलियांवाला बाग में लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, फैमिलीज, बूढ़े, औरतें, सब लोग आई हुई थी। साथ में कुछ नेशनलिस्ट भी आए हुए थे। क्यों, क्योंकि जो उनके लीडर थे, जो लीडर्स को मैंने बताया जेल में बंद किया जा रहा था, तो अमृतसर में जो लीडर्स थे, सैफुद्दीन किचलू उनका नाम है, तो अमृतसर में जो लीडर थे, जो फ्रंट लाइनर थे, उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। तो जब जेल में बंद कर दिया था, तो जो उनको सपोर्ट करने वाले थे वहाँ यहाँ पे कुछ जो नेशनलिस्ट थे वो भी कलेक्ट हुए थे, लेकिन बिना किसी हथियार के, शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि सब लोग गांधी जी की बात को मानते थे, तो शांति से प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे कलेक्ट हुए थे, बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। साथ में जलियांवाले बाग में बैसाखी का दिन था, तो बहुत सारी फैमिलीज आई थी घूमने के लिए, लेडीज आई थी, बच्चे आए थे, बूढ़े आए थे, तो वो सारे जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। अब जनरल डायर जिसके पास कमांड थी, वो क्या करता है, ब्रिटिशर्स का जिसके पास कमांड थी, तो जनरल डायर क्या करता है, वो नहीं चाहता था किसी भी तरीके का आंदोलन या किसी तरह का मूवमेंट हो, तो वो क्या करता है, ना ही यहाँ पे कोई नोटिस देता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए या फिर स्ट्राइक मत करिए। वो जनरल डायर क्या करता है, जनरल डायर सीधा अपनी ही कानून चलाने लगता है। वो अपने कुछ सेना को, सोल्जर्स को लेके आता है और बोलता है इसको, जो मैदान है, इसको पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर लो। यहाँ पे जितने डोर्स हैं इस पार्क के बाहर निकलने वाले, उन डोर्स को बंद कर दो, क्लोज कर दो, और सारे डोर्स को क्लोज कर दिया जाता है। और इस पार्क में वो बोल देता है कि शूट आउट करो, बिना किसी मतलब बिना देखे, बिना कुछ अंधाधुंध गोलियां चला दो। और वो गोलियां चलाते हैं, और इस गोली में ना जाने कितने निर्दोष लोग मारे जाते हैं। अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश देता है, बल्कि जनरल डायर को ऊपर से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो अपनी मनमानी करके यहाँ पे लोगों को बोलता है कि मार डालो, बंदूक चला दो, क्योंकि वो डर दिखाना चाहता था कि भाई इस प्लेस पे लोगों के अंदर इतना डर हो जाए कि वो आगे से कोई मूवमेंट कर ही ना पाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ग्रुप कलेक्ट हुआ था नेशनलिस्ट का, थोड़े से लोग थे जो नेशनलिस्ट थे, जो यहाँ पे कलेक्ट हुए थे, वो भी शांति से प्रदर्शन करने के लिए। किस चीज़ के लिए, उनके लीडर को अरेस्ट किया था। बाकी तो यहाँ पे बच्चे थे, लोग थे, बैसाखी के दिन सेलिब्रेशन के लिए आए थे। अब यहाँ पे जब गोली चला देते, चारों तरफ से बंद होता है, तो लोग के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, लोग वहीं पे मर जाते हैं। इतना खून खराबा होता है, इतना ब्लड सर्कुलेशन होता है कि ये जो पूरी लैंड है वो रेड हो जाती है, लाल हो जाती है, लहू से, खून से, हमारे देश के लोगों से। और इस जमीन को अगर आज भी आप जलियांवाला बाग देखने जाएंगे, तो वहाँ की जो धरती है वो लाल है। वो लाल किसी रंग से नहीं, खून से है, रक्त से है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग, यहाँ पे एक कुआं होता है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को कुएं में फेंक देते हैं बचाने के लिए, गोली से बचाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं जनरल डायर की वजह से। ऑन 13 अप्रैल, और इसी केस को, इसी कांड को क्या बोला जाता है, जलियांवाला बाग मैसेर बोला जाता है। और यहाँ पे लोग थोड़े से इसलिए भी इकट्ठा हुए थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, बात करने के लिए। ओके, सो अमृतसर टू अटेंड अ फेयर ऑफ, यहाँ पे एक फेयर, एक मेला भी लगता है बैसाखी में।
being forced outside the city, they were unaware to material law had been imposed. और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे कि इस तरीके का यहाँ पे कोई इस तरीके का लॉ बना हुआ है कि लोगों को इकट्ठा नहीं होना. डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट. यू हैव लुक दिस पॉइंट. आपको इसको एक एक लाइन को पढ़ के फील करना है, महसूस करना है, इस चैप्टर को दिल से पढ़ना है, दिमाग से नहीं पढ़ना. डायर एंटर द एरिया, डायर उस एरिया में एंटर कर देता है, सारे एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देता है, कोई भी गेट खिड़की उस पार्क का खुला नहीं होता. एंड ओपन फायर ऑन क्राउड, बिल्कुल अंधाधुन आपको फायरिंग करनी है. किलिंग 100 हिट्स ऑब्जेक्ट एज अ डिक्लेयर लेटर वॉज द प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट टू क्रिएट माइंड ऑफ द सत्याग्रह फीलिंग टेरर. वो सत्याग्रह को ये एहसास दिलाना चाहता कि जो आप सत्याग्रह कर रहे हो, इतना हम टेरर भर देंगे, इतना आतंक भर देंगे, इतना डर भर देंगे कि दोबारा कोई हमारे सामने आवाज़ नहीं उठा पाएगा. तो ये जो घटना होती है इससे बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित होते हैं. जब ये घटना यूरोप में जाती है ना, तो वहाँ पे जो उनके डायर के हेड थे वो सब लोग भी इस चीज़ को गलत मानते हैं और वो लोग बोलते हैं कि बस 100 या कुछ लोग की डेथ हुई थी, बट यहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो हमारे डाटा कहते हैं, सर्वे कहते हैं. ओके, सो ये घटना के बाद जब ये घटना होती है, आप इसका थोड़ा सा इमेज देख सकते हो. आपकी इस चैप्टर में बुक में जो भी इमेज है उस इमेज को और उसके नीचे उसका नाम दिया हुआ है, तो उस इमेज को अच्छे से पढ़ना है. एग्जाम में आपको ये इमेज दी जाएगी और बोला जाएगा ये कौन सी घटना की इमेज है, उसका नाम लिखिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखिए. सो इस सारी इमेज को अच्छे से देखना है. एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन. जब ये खबर फैलती है जलियांवाला बाग की, लोग आक्रोश से भर जाते हैं, लोगों में गुस्सा भर जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बूढ़े थे और उन पे बिना किसी गलती के गोलियां चलाई जाती हैं. तो लोगों का जो एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. जो लोगों के अंदर इतना एग्रेशन भरा था, इतना गुस्सा भरा था कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी. दे वर स्ट्राइक क्लैश विद द पुलिस अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग. गवर्नमेंट बिल्डिंग पे जो सत्याग्रही थे वो लोग थे जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पे स्ट्राइक किया और बहुत सारी जगह पे हमले भी किए. ठीक है, वो आप समझ सकते हैं, बम फोड़े, ठीक है, अटैक किए. तो गवर्नमेंट बिल्डिंग उस समय कौन सी होती थी? ब्रिटिशर्स की होती थी, जो हम पे रूल कर रहे थे, वही हमारी गवर्नमेंट भी चला रहे थे. सो उस पर अटैक किया. तो इसके बदले में द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद द ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग ह्यूमिलेट, पब्लिकली ह्यूमिलेट करना स्टार्ट किया. किसे? सत्याग्रही को. जो सत्याग्रही थे उनके अंदर वो लोग इतना टेरर लाना चाहते थे, इतना डर लाना चाहते थे, आतंक लाना चाहते थे कि कोई दोबारा हिमाकत ना कर सके. सो उन्होंने कैसे पनिश किया? वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम टू साहिब. मतलब इस चीज को आप सोच के देखो, लाइन पढ़ने में आपको गुस्सा आएगा तो आप लोग सोच के देखो उस मूवमेंट को, 1% अपनी इमोशन डाल के सोचो. बोला गया जो सत्याग्रही अपने देश, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको कहा कि तुम सड़क पे नाक रगड़ो, अपनी नाक को ग्राउंड पे रगड़ो, नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, घिसट घिसट के सड़क पे चलो, डू सलाम, सलाम करो, सैल्यूट करो उन लोगों को, उन साहिब को जो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को ह्यूमिलेट कर रहे हैं पब्लिकली, उन्हीं लोगों को क्या करो? सलाम ठोको जो तुम्हारे भाई बंधु को मार रहे हैं. तो ये सारी चीजें गई, आप इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते. ये तो थोड़ी सी चीजें आपको दिखाई जा रही है, बैकग्राउंड में और भी बहुत सारी कुछ चीजें हो रही थी. और आप सोच सकते हो आज के टाइम आप कितना भी भुलाने की कोशिश करो कि आप इन सारी चीजों को भुला सकते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत चीजें हुई थी. ओके, सो इस चीज की बात जो जब पहुंचती अलग अलग जगह पे, तो गांधी जी इस मूवमेंट को थोड़ा रोक देते हैं, वापस ले लेते हैं. और सत्याग्रह लिमिट क्यों रह जाता है? क्योंकि ये जो सत्याग्रह चलाया था ये केवल सिटीज में या टाउन में हो पाया था, यानी शहरों तक ही सीमित था. सिटीज में, पूरे देश में गांधी जी चाहते थे पूरे देश में चले, लेकिन ये पूरे देश तक नहीं पहुंच पाया था. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट नीडेड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉडबैंड मूवमेंट इन इंडिया. अब गांधी जी एक बहुत ही ब्रॉडबैंड मूवमेंट चाहते थे इंडिया में, क्योंकि जितने भी मूवमेंट या सत्याग्रह गांधी जी ने चलाए वो एक स्टेट तक लिमिटेड थे या एक प्लेस तक लिमिटेड थे, पर वहाँ पे सफलता मिली. तो गांधी जी चाहते थे अगर हम ऐसा मूवमेंट लाएंगे जो ब्रॉडबैंड पूरा नेशन वाइड होगा, सो एक साथ में अगर हम ऐसा कोई लॉन्च करेंगे तो वो लोग झुकेंगे और हमें आज़ादी मिल जाएगी. तो गांधी जी ऐसा मूवमेंट चाहते थे, बट ही वॉज सर्टेन सच अ मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर. बट
ऐसा किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए अपने देश के हिंदू मुस्लिम को साथ में लाना ज़रूरी था, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, फूंक डाल दी थी कि भाई हमारे देश के जो भाई भाई थे उनको ही अलग कर दिया। आप मुझे एक ये बात बताओ कि अगर आपके घर में खुद यूनिटी नहीं है, आपके घर में ही अलग अलग लोग बटे हुए हैं, तो क्या आप बाहर वालों से लड़ सकते हो? कभी नहीं लड़ सकते। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे घर के लोगों को ही तोड़ दिया था, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया था, और जिससे वो लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे थे। और गांधी जी चाहते थे अगर हमें लड़ना है तो हमें साथ में आना होगा। ओके, सो वन वे ऑफ डूइंग दिस फेल्ट वॉज टेक अप द खिलाफत इशू। तो खिलाफत इशू के टाइम में ये एक अच्छा मौका मिलता है। खिलाफत इशू क्या था, तो थोड़ा सा खिलाफत इशू के बारे में बता दूं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की एंड देयर वॉज अ न्यूमरस पीस गोइंग इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर। सो खिलाफत का क्या इशू था? जो खलीफा जिसको बोलते हैं वो स्पिरिचुअल हेड है इस्लामिक का। जैसे हमारे तीर्थ स्थल होते हैं वैसे इस्लामिक का वो एक स्पिरिचुअल हेड था, खलीफा। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वहाँ पे तुर्की जब हार गया था तो ये अफवाह उड़ाई गई, ये इस तरीके की बात फैलाई गई कि जो खलीफा है उसको नष्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पे ऑटोमन का राज्य हो जाएगा। और ये न्यूज़ जब स्प्रेड होती है तो पूरी दुनिया से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सपोर्ट करती है कि भाई आइए और हमें सपोर्ट करिए, वरना ये लोग खलीफा को नष्ट करेंगे, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो इसके लिए सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे देश में भी दो भाई थे, दो यंग ब्रदर्स थे जिनका नाम था अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक अ ब्रदर ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो यंग लीडर्स थे कांग्रेस के, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि गांधी जी आप एक ऐसा मूवमेंट चलाइए जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग खलीफा के लिए बात कर रहे हैं, आप भी खलीफा के लिए मूवमेंट चलाइए और बात करिए, क्योंकि आपकी बात सब लोग सुनते हैं। अगर आप चलाएंगे इसको लेके कोई आंदोलन तो सब लोग आपकी बात सुनेंगे। सो गांधी जी इस बात को लेके एग्री हो जाते हैं। वाई? बिकॉज गांधी जी को ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है कि अगर हम इस तरीके का मूवमेंट चलाएंगे तो यहाँ से हमारा एक इंटरनेशनल भी बात पहुँचेगी, दूसरा हम अपने देश में हिंदू और मुस्लिम को साथ में ला सकेंगे, तभी हम एक साथ आ सकेंगे। सो at the Calcutta session of Congress September 1920 convict other leaders to need start। सो यहाँ पे 1920 में कांग्रेस के 1920 में जो मीटिंग होती है वहाँ पे सारे लोग एग्री होते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सपोर्ट खिलाफत, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन खिलाफत के लिए। ओके, सो यहाँ पे एग्री होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कांग्रेस का बैकग्राउंड दे देती हूँ कि आखिर कांग्रेस क्या है। आप लोग बोलोगे कांग्रेस पार्टी कैसे आई? सो कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाता, जब आप बाद में हिस्ट्री पढ़ोगे तो पढ़ाया जाएगा अदर क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो बनाई गई थी वो 1885 में बनाई गई थी, और ब्रिटिशर्स के ही लोग थे, A.O. ह्यूम, उन्होंने इसको इनबिल्ट किया था। कांग्रेस था क्या? तो देखिए हम लोग अलग अलग तरह टाइम पे स्ट्राइक करते थे, मूवमेंट चलाते थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई जो इनके लीडर्स हैं ये बार बार अपने लोगों को लाके आंदोलन करते हैं, तो हम क्या करते हैं इनको एक छोटी सी पार्टी बनाने का आइडिया दे देते हैं। तो A.O. ह्यूम एक पर्सन था, एक पर्सनालिटी था, वो भी एक जनरल था। वो बोलते हैं कि आप लोग एक पार्टी बना लीजिए, उस पार्टी का नाम होगा कांग्रेस, और जो भी आपकी डिमांड्स हैं उस पार्टी के थ्रू रखिए। तो 50, 60, 70 लोगों की पार्टी थी, उसमें जितने भी लीडर्स थे देश के अलग अलग हिस्से से वो लोग उसके मेंबर्स थे, और बोला जो भी आपकी बात है वो इस पार्टी के थ्रू रखिए। बाद में वही कांग्रेस पार्टी बड़ी होते होते काफ़ी बड़ी पार्टी बनती है, और आज़ादी के बाद आज जो आप कांग्रेस देख रहे हैं वो भी वही पार्टी वहीं से चली आ रही है। और बाद में इसी पार्टी से ब्रेक हो के बहुत सारी नेशनल पार्टीज बन जाती हैं। सो ये पार्टी बनी थी 1885 में। 1885 में हमें रोकने के लिए मकसद से ये पार्टी बनाई गई थी, और उनको नहीं पता था कि एक दिन यही पार्टी उन्हें देश से भगा देगी। सो 1885 में पार्टी बनाई थी 60-70 लोगों की। गांधी जी कभी भी कांग्रेस का पार्ट नहीं बने, वो कभी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं आना चाहते थे। और 1885 में पार्टी बनने के बाद हर साल उसकी मीटिंग की जाती थी। 1886 में, 1887 में, मतलब 85 से लेकर 1947 तक हर साल उसकी मीटिंग की जाती थी, जिसे कांग्रेस मीटिंग कहा जाता था। और वो देश के अलग अलग जगह पे होती थी, कभी कोलकाता में, कभी बॉम्बे में। तो उसी को आपको बोला जाएगा कि कलकत्ता सेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कैलकटा सेशन, कहीं बोला जाएगा मुंबई सेशन। तो मुंबई में कभी मीटिंग हुई, कभी कलकत्ता में हुई। तो ये कलकत्ता के 1920 में जो सेशन था वहाँ पे लोग एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई खिलाफत के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। ओके, सो
खिलाफत मूवमेंट यही मूवमेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। मैं थोड़ी थोड़ी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप किताबी कीड़ा ना बने। किताबों से आप रट सकते हो लेकिन चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। ओके, खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो खिलाफत मूवमेंट वॉज लेड बाय टू ब्रदर्स। मैंने भी आपको बताया, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड, एक कमेटी बनाई गई बॉम्बे मार्च 1919 टू डिफीट द खिलाफत टेम्परल पावर। इसके लिए कमेटी गठित की गई। कमेटी कैसे बनाई जाती थी, जो मेंबर्स थे कांग्रेस के उन्हीं से एक कमेटी बनाई जाती थी जो उसके लिए सारा डिस्कस करते थे, डिसीजन लेते थे। गांधी जी कन्विक्ट टू कांग्रेस टू ज्वाइन हैंड्स विद द खिलाफत मूवमेंट एंड स्टार्ट नॉन कॉपरेशन। तो खिलाफत को सपोर्ट करें और देश में नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन स्वराज के लिए चलाया जाए। ओके, तो इस चीज के लिए कांग्रेस एग्री होती है। एट द कांग्रेस सेशन नागपुर दिसंबर के नागपुर सेशन 1920 में देखिए मीटिंग्स 1885 से चलती आ रही है। 1920 वाली मीटिंग में इस चीज के लिए माना जाता है और एडॉप्ट किया जाता है खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत का मुद्दा समझ गए, खिलाफत मूवमेंट चला गए। अब ये नॉन कॉपरेशन क्या था? गांधी जी का जो फर्स्ट वेपन था वो क्या था? सत्याग्रह था। ओके, सत्याग्रह को चला लिया रॉलेट एक्ट में, फिर वहां पे बहुत ज्यादा जब हिंसा हो जाती है, अब नया वेपन आता है। गांधी जी अपना नया टूल निकालते हैं, नया हथियार निकालते हैं और टूल नंबर 2 क्या था? नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन। वाई नॉन कॉर्पोरेशन, और नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब क्या था? नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब था भाई कि आप कॉपरेट मत करो। गांधी जी ने बोला कि ये लोग हमारे देश में कुछ लोगों को लाके हमारे देश में हमारे देश पे राज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये देश चला कैसे रहे हैं? हर चीज़ में तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं। अगर ये अस्पताल चला रहे हैं तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं। अगर ये लोग कोर्ट चला रहे हैं तो वहाँ पे हमारे लॉयर्स हैं, ठीक है। अगर ये लोग सोल्जर्स हैं तो वो हमारे सोल्जर्स हैं। तो अगर हम लोग इनको कॉपरेट नहीं करेंगे, हम सारी जॉब छोड़ देंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे, इनको कॉपरेट ही नहीं करेंगे, तो क्या ये लोग रूल कर पाएंगे? तो गांधी चलाते हैं नॉन कॉपरेशन। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, ये गांधी जी की एक फेमस बुक है हिंद स्वराज, 1909 में ये आई थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिंद स्वराज किसने लिखी है तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी। डिक्लेयर दैट ब्रिटिश वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द cooperation of Indian and had survived only because of this cooperation। तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने बोला है कि वो लोग हमारे देश में आ पाए क्योंकि हम ही ने उनको सहयोग किया था और वो लोग यहाँ पे रूल कर पाए क्योंकि हमारा उनके साथ कॉपरेशन था। अगर हम उन्हें कॉपरेशन स्टार्टिंग से नहीं करते तो वो कभी भी रूल नहीं कर पाते। सो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। बहुत सारे लोग गांधी जी को कई बार गलत बोलते हैं, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को सुना है, टीचर्स को सुना है, अलग अलग ओपिनियन बनाते हैं। तो गाइज अगर आप उनके बारे में डिटेल में नहीं जानते, ओके, तो गांधी जी की एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आप उस बुक को जाइए, उसका हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन अवेलेबल है। आप उस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं इंटरनेट से, हिंद स्वराज को पढ़ सकते हैं। हम किसी भी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन किसी टीचर से सुन के, अपने पेरेंट्स से सुन के नहीं बनाना चाहिए। हमें उस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहिए। महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सनैलिटी थे। वो चाहते थे अगर हम कहीं पर भी अगर वायलेंस करेंगे ना, इंडिया के लोग 1% वायलेंस करेंगे तो वो लोग 99% वायलेंस करेंगे और हमें कोई भी मूवमेंट करने ही नहीं देंगे और वो बिल्कुल दबा देंगे और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। बहुत मेच्योरिटी से काम करते हैं। तो अगर आपके मन में भी गांधी जी को लेकर कोई डाउट है तो आप लोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़िए और अपना ओपिनियन बनाइए। किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, अपना ओपिनियन बनाइए किसी भी पर्सन के बारे में, कोई भी पर्सन हो, ओके। सो यहाँ पे उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि हमारे कॉपरेशन की वजह से वो रूल कर पाए। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडियन वर्ल्ड कोलैब विद इन ईयर स्वराज वुड। तो इन्होंने कहा कि हमारे कॉपरेशन की वजह से तुम लोग हमारे देश पे राज कर रहे हो, अगर 1 साल के लिए भारत के लोग उन्हें कॉपरेट करना बंद कर दें तो उनका पूरा जो शासन है वो बिखर जाएगा, जो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी की है वो ढह जाएगी। ये था गांधी जी का मानना। सो गांधी जी ने कॉपरेशन स्टार्ट किया। हाउ वुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन एक आंदोलन कैसे बना? गांधी जी ने तो कहा पर यह आंदोलन कैसे बना? गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेट, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर
टाइटल ऑफ गवर्नमेंट अवार्ड। इन्होंने कहा कि भाई जो भी आपको टाइटल दिए गए हैं, जो भी अवार्ड दिए हैं, उन्हें रिटर्न कर दो। जो भी आपको पदवी दी है उसे छोड़ दो। विदेशी वस्तुओं का जो बाहर से चीजें आ रही हैं उसका बॉयकॉट कर दो। जो आपको बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, जो आपको सर्विसेज दी हैं चाहे पुलिस की, आर्मी की, फोर्स की, उसका बॉयकॉट कर दो। नौकरियां छोड़ दो, कोर्ट्स को छोड़ दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को छोड़ दो, स्कूल को छोड़ दो, फॉरेन गुड, विदेशी वस्तुएं जो वहां से आ रही है वो सब छोड़ दो। Thus in case the government use repression, गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, would be launched थ्रू द, और अपने स्कूल स्टार्ट करो, अपनी चीज़ों को यूज़ करो। 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली एक्सट्रीमली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट। और जब गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया तो आप सोच सकते हैं गांधी जी की बात एक बार में लोग सुनते थे। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिए, जो लॉयर थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, वकालत लड़ने से मना कर दिया। इसके अलावा पुलिस, आर्मी, बहुत लोगों ने नौकरियां छोड़ के सड़कों पे आ गए मूवमेंट के लिए। ठीक है, ये आपको इमेज दिख सकता है कि लोगों ने बॉयकॉट करके गांधी जी की एक बुलावे पे सब लोग इकट्ठा हो गए। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल, देयर वर बॉयकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शन नवंबर 1920। इसके अलावा गांधी जी ने बोला कि एक, मैंने बताया कि पार्टी बनी हुई थी जिसका नाम था कांग्रेस और उसमें कुछ लीडर्स थे, बट गांधी जी कांग्रेस का पार्ट नहीं बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या था, इलेक्शन था, तो इलेक्शन में उन लोगों ने थोड़ा सा इन लोगों को दे दिया था, हमारे जो लोकल लीडर्स होते थे, कि आप लोग इसमें भी पार्ट ले सकते हो, लेकिन आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, लेकिन आप लोग भी यहाँ के लीडर होगे। थोड़ा सा ये सोचा कि लालच देके जिससे कोई भी आंदोलन ना हो। तो गांधी जी ने कहा कि आप इस इलेक्शन में भी पार्ट मत लीजिए, इसका भी बॉयकआउट करिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर इसको लेके, गांधी जी को लेके कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, क्योंकि जो उसके अंदर लोग थे, जैसे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग चाहते थे कि नहीं, इलेक्शन में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि उनका मत था कि अगर हम इलेक्शन में पार्ट लेंगे तो हम लोग, क्या होगा, इन लोग की बातें समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, भले हमें बोलने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन हम ये तो समझ पाएंगे कि ये क्या नया रूल बना रहे हैं, क्या नया पॉलिसी बना रहे हैं, हमें इतना तो पता होगा। बट गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, आप लोग इस चीज़ में भी पार्ट मत लीजिए, इलेक्शन में भी पार्ट मत लीजिए, कंप्लीटली बॉयकॉट कीजिए, विदेशी जो वस्तुएं हैं, चीजें, हर चीज का बॉयकॉट कीजिए। इन द मंथ ऑफ बिटवीन सेप्टेम्बर एंड दिसंबर देयर वॉज इन इंटेंस within the Congress for a while 3 seemed meeting between the opponents। ओके, सो इस मूवमेंट को लेके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन नागपुर दिसंबर 1920 कंप्राइज वर्क आउट द नॉन कॉपरेशन। हाउ डिड द मूवमेंट अनफॉक, सो ये मूवमेंट कैसे हुआ, कैसे चला, डिफर स्टैंड फॉर द मूवमेंट। ओके, सो ये मूवमेंट कैसे चला, उसके बाद इलेक्शन में करने के लिए बोला जाता है, सब चीज़ों का बॉयकआउट किया जाता है। अब देखिए, जब ये मूवमेंट होता है तो लोग क्या करते हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं उन्हें जला देते हैं, जो लिकर शॉप्स थी उन्हें बंद कर देते हैं, नॉन कॉपरेशन, उसके आगे धरने देते हैं। लोग बोलते हैं कि हम सूती कपड़ा, मतलब अपने देश के जो चीज़ें हैं उन्हीं को पहनेंगे, अपने देश को सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे स्कूल बोले जाते हैं कि हम अपने देश में स्कूल खोलेंगे, हमारे ही टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, हम पूरी तरीके से इन सब चीज़ों का कॉपरेट नहीं करेंगे। अब जो मूवमेंट था वो अलग अलग तरीके से चला, डिफरिंग स्टैंड विद द मूवमेंट, लोगों का अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। ठीक है, देखिए, सबके लिए आज़ादी का मतलब सेम नहीं था, सबके लिए आज़ादी का मतलब अलग था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, एक स्टूडेंट के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, उसके लिए मतलब था कि वो अपने मन चाहे सब्जेक्ट अपनी लैंग्वेज में पढ़ सके। ठीक है, एक अगर आप व्यापारी के लिए अगर आप आज़ादी का मतलब बोलोगे तो उसके लिए आज़ादी का मतलब था कि उसको बहुत सारा टैक्स ना देना पड़े। एक किसान के लिए मूवमेंट का आज़ादी का मतलब था कि वो अपनी लैंड पे अपनी मनचाही फसलों को उगा सके, उससे मनमाना इतना सारा कर ना लिया जाए। तो हर किसी के लिए आज़ादी का एक अलग मतलब था, सबके लिए आज़ादी का सेम मीनिंग नहीं था। ओके, तो इसी तरीके से इस मूवमेंट को भी अलग अलग तरीके से लिया गया। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1920। मैं आपको लाइन वाइज पढ़ा रही हूँ। 1919 में रॉलेट एक्ट और 1920 में गांधी जी ने क्या इम्प्लॉय किया, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन। ओके, द वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट ईच विद इन द ऑफिशियल एस्पिरेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, इसको अलग अलग तरीके से कैसे लेते हैं। द मूवमेंट इन द टाउन, इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सिटीज में कैसे लिया जाता है, शहरों में कैसे लिया जाता है। इट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज, सिटी के जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने इसमें पार्ट लिया। ओके, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर गेव अप स्टडी, जॉब, लीगल प्रैक्टिस, ज्वाइन मूवमेंट। लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो हर एज ग्रुप के, बच्चे, बड़े, बूढ़े,
नौकरियां छोड़ के मूवमेंट्स में आ गए। काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉट, जो काउंसिल का इलेक्शन था, पहले लोगों ने बोला कि नहीं हमें इलेक्शन में पार्ट लेना है, लेकिन बाद में एग्री हो गए कि ठीक है हम इलेक्शन का भी बॉयकॉट करेंगे। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट, विदेशी वस्तुएं जो बाहर की चीजें थी उसका बॉयकॉट करेंगे। लिकर शॉप्स वर पिकड, जो शराब की दुकानें थी, लिकर शॉप्स थी, उन सबको भी बंद किया गया। तो ये चीजें हुई कहाँ पे, सिटीज में। मूवमेंट इन द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ, पीजेंट्स एंड ट्रिबल टुक ओवर द स्ट्रगल विच ट्यून वायलेंट ग्रेजुअली। मूवमेंट कैसे लिया गया, अलग अलग जगह पे यहाँ पे मूवमेंट हुआ किसानों का। पीजेंट मूवमेंट इन अवध, अवध का जो प्लेस है, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में अवध का जो प्लेस है, वहाँ पे क्या हुआ, द पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। देखिए हर जगह का एक लीडर था जो इंस्पायर था गांधी जी से, तो अपने जगह पे अपने अपने क्षेत्र में सब लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ पे किसानों के लिए थे बाबा रामचंद्र इन अवध अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार, जो जमींदार होते थे। देखिए जमींदारी व्यवस्था हमारे देश में बहुत बुरी थी। आप लोगों ने मदर इंडिया अगर मूवी देखी हो कि किस तरीके से जो साहूकार या लैंडलॉर्ड्स होते थे उन लोगों से थोड़ा सा किसान कर्ज लेते थे, 1 रुपया लिया वो उसको 50 रुपये बना देते थे और जिंदगी भर वो लोग देते रहते थे और बाद में मर जाते थे, लेकिन कभी उनका कर्ज नहीं खत्म होता था। तो बाबा रामचंद्र ने लैंडलॉर्ड, तालुकदार, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई कि हमारे ही देश में कुछ साहूकार, जमींदार, लैंडलॉर्ड जो थे उनके खिलाफ। इन 1920 द अवध किसान सभा, एक अवध किसान सभा गठित की जाती है, बनाई जाती है, एक कमिटी बनाई जाती है, किसके लिए, किसानों के लिए। वॉज सॉट एप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, अ फ्यू अदर्स, कुछ लोगों के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र के द्वारा किसानों के लिए। ओके, तो इस कमेटी को याद रखना है। मूवमेंट फॉर ट्राइबल इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, ये सारा बात चल रही है कि नॉन कोऑपरेशन से इंस्पायर होकर मूवमेंट सबके लिए अलग अलग था, मैंने बोला सबके लिए अलग अलग था, तो अलग अलग एक्शंस लिए गए। आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू, इनका नाम बहुत बोला जाता है, बहुत आता है क्वेश्चंस में, लेड टू गौरिल्ला वेलफेयर इन द गार्डन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, इन्होंने इस तरीके का मूवमेंट चलाया। द रिबल अटैक पुलिस स्टेशन राजू वॉज कैप्चर्ड, एग्जीक्यूटेड, इनको अरेस्ट भी किया जाता है राजू को, तो ये आंध्र प्रदेश में चलाते हैं। और स्वराज इन प्लांटेशन, जो बागान होते थे, जहाँ पे बागान मतलब होता है एक ही तरह की फसल उगाई जाती है बहुत सारी लैंड पे, तो स्वराज इन प्लांटेशन। तो उनके साथ क्या इशू था कि जो ये बागान होते थे यहाँ पे कुछ लोगों को काम करने के लिए लाया जाता था, ABCD पर्सनस को, और उसके लिए इनको ना तो कोई सैलरी दी जाती थी और ना ही कोई आज़ादी दी जाती थी। उन्हें यहीं पे रहना होता था, काम करना होता था, वो अपनी कभी फैमिली से मिल नहीं पाते थे। मतलब आप कर सकते हो कि रिक्रूटमेंट उनकी जबरन भर्ती करी जाती थी और साथ में वो लोग कुछ कहीं पे भी जा नहीं सकते थे। तो इनके लिए आज़ादी का मतलब था, आंदोलन का मतलब था कि इनको अधिकार मिले, ये अपनी मर्जी से कहीं पे भी ट्रैवल कर सके। आप सोच सकते हो, इसको भी आज़ादी समझते थे कि आप अपनी मर्जी से दिल्ली से मुंबई जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, इसको आज़ादी समझते थे। इन लोग को यहीं रहना होता था और अगर बिना परमिशन के ये लोग गए तो इन्हें बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था। फॉर द प्लांटेशन वर्कर स्वराज मीन्स मूविंग फ्रीली, इनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो कहीं पे भी मूव कर सके नेशन में, देश में। They protested against the Inland Immigration Act 1859 was which prevented them to leaving plantation without permission। ये लोग अपनी प्लांटेशन को छोड़ के अपनी फैमिली से मिलने तक भी नहीं जा सकते थे, कहीं नहीं जा सकते। तो इसके खिलाफ ऐसा एक कानून था, इसके खिलाफ इन लोगों ने किया और इनका मीनिंग था कि ये अपनी मर्जी से कहीं भी जा सके। ईच ग्रुप इंटरेस्टेड इन टीम स्वराज देयर ओन वे। तो आप देखेंगे स्वराज का सबके लिए मीनिंग अलग था, स्वराज का अलग, हमारे देश के हर ग्रुप का मीनिंग अलग था। किसानों के लिए कुछ और मतलब था, व्यापारी के लिए कुछ और मतलब था, बच्चों के लिए कुछ और मतलब था, लेकिन सबको स्वराज चाहिए था। एक मूवमेंट में पार्ट ले रहे लेकिन सबके लिए आज़ादी और स्वराज का मतलब अलग था। चोरी चोरा इंसिडेंट, तो जो असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में स्टार्ट किया गया था, ये बहुत ही अच्छे से चल रहा था, वर्ल्ड वाइड, पूरा नेशन वाइड चल रहा था, पूरे देश में चल रहा था। लेकिन एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा कांड होता है जो नॉन कॉपरेशन को रोक दिया जाता है। और जब नॉन कॉपरेशन चल रहा था तो पूरे देश में ये खबर फैल गई थी कि अब बस थोड़ा सा अगर 1 साल तक और चलेगा तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, एक सिचुएशन, एक इंसिडेंट हो जाती है, दिस इज चोरी चोरा इंसिडेंट, और नॉन कॉपरेशन को रोक दिया जाता है। चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था? द चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 4th February 1922 at चोरी चोरा in a गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस
इस टाइम में इसे उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो चोरी चौरा उस जगह का नाम है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, इसलिए हम इसको चोरी चौरा बोलते हैं। 4 फरवरी 1922, कहीं पे आपको 4 फरवरी मिलेगा, कहीं पे आपको 5 फरवरी मिलेगा, तो दोनों ही सही है। अगर आपको 5 फैब मिलता है तो भी सही है, 4 फैब मिलता है तो भी सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो आंदोलनकारी थे, नेशनलिस्ट थे, सत्याग्रही थे वो, और जो ब्रिटिशर्स के पुलिस थे, इधर थे पुलिस और इधर थे हमारे सत्याग्रही, इन दोनों के बीच भिड़ंत हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो जो सत्याग्रही हैं वो थोड़ा आक्रोश में आ जाते हैं और यहाँ एक पुलिस स्टेशन था, सारे पुलिस वालों को इस पुलिस स्टेशन में बंद करके आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं तो कुछ लोग भी मारे जाते हैं और अराउंड 22 जो पुलिस मैन थे वो मारे जाते हैं। तो अब ये बात जब फैल जाती है सब जगह, और जैसे ही वॉयलेंस आता है किसी भी मूवमेंट में, चाहे हमारी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो, गांधी जी उस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो। सो जब ये बात फैलती है तो गांधी जी नॉन कॉपरेशन को वापस ले लेते हैं, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था कि वहाँ पे एक लड़ाई हो गई थी और जिसकी वजह से वहाँ पे फायर कर दिया था ब्रिटिश इंडिया, लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, इन दोनों के बीच में एक क्लैश हो गया था। ओके, द इंसिडेंट लेड टू डेथ ऑफ 3 सिविलियन, 3 लोगों की और 22 पुलिस मैन की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। और महात्मा गांधी के पास जब ये बात पहुंचती है तो वो 12 फेब को, यहाँ देखिए 5 फरवरी, 4 या 5 फरवरी को ये इंसिडेंट होता है। 12 फरवरी को गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं, किसको, नॉन कॉपरेशन असहयोग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी वापस ले लेते हैं, जिससे बहुत सारे जो यंग लीडर्स थे वो गुस्सा भी होते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो लोग बोलते हैं कि अगर गांधी जी थोड़े टाइम नॉन कॉपरेशन को और चलने देते तो हमारा देश आज़ाद हो जाता। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो किसी तरीके से और इसको वापस ले लिया जाता है नॉन कॉपरेशन को। लोग इसलिए भी गुस्सा थे क्योंकि लोगों को लगता था भाई कि अगर हम पूरी बात सुन के आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर ये थोड़ा और चलता तो हो जाता, लेकिन इस तरह का जो इंसिडेंट था वो काफ़ी अच्छा नहीं था और फिर वो लोग मनमानी करते, इसलिए गांधी जी वायलेंस नहीं चाहते थे। अब होता है टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। अब हम एक नए मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, सविनय अवज्ञा की तरफ जा रहे हैं। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फरवरी में गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लेते हैं। मैनी लीडर्स सच एज RS दास, मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू विद इन रिटन काउंसिल पॉलिसी। इस चीज को गांधी जी ने वापस लिया नॉन कॉपरेशन को, इसलिए वो एक अलग पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू इस तरह के लीडर्स होते हैं और अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं। यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस टू मोर रेडिशियल मास एजुकेशन, फुल इंडिपेंडेंस। और अब वो बात करते हैं कि फुल इंडिपेंडेंस की, भाई हमें कुछ थोड़े बहुत राइट्स नहीं चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी में बनी थी तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा था, तो बोलते हैं हमें थोड़े बहुत राइट्स नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिकल टुवार्ड्स लेट 90s, 1920 के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज को एक नई शेप मिली वो कैसे मिली, उसके पीछे क्या रीजन थे। सो द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, पूरे दुनिया में जो आर्थिक तंगी थी वो सिचुएशन चल रही थी। हमारे देश से आपको पता है जो रॉ मटेरियल था वो यहाँ से ले जाया जाता था भारत से, यूरोप में उससे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनाए जाते थे और इंडिया में लाके इंडिया की मार्केट्स में उसे सेल किया जाता था। लेकिन अब क्या था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा आयात और निर्यात जो चीज़ों का था वो रुक गया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। एग्रीकल्चर प्राइजेस थे वो कोलैप हो गए थे 1930 एज डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल गुड फेल्ट एक्सपोर्ट डिक्लाइन। एक्सपोर्ट जो था वो कम था, इसलिए जो क्रॉप उगाई जाती उसको भी नुकसान हुआ था। ओके, साइमन कमीशन, तो हमने पढ़ा कि देखिए किस तरीके से अब चल रहा था असहयोग, नॉन कॉपरेशन को वापस लिया जाता है तो लोगों के अंदर जो एनर्जी है ना वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे वो भी थोड़ा सा डिवाइड हो जाते हैं। दुनिया में क्या चला था, डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। ओके, किस चीज़ का, इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। ओके, इसके बाद आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय द Tony government of British to took into the demand of nationalist and suggest change in the constitution structure of India. So साइमन कमीशन क्या था, इंडिया के लोग बार बार बात कर रहे थे हमारे लिए राइट्स दो, हमारे लिए अधिकार दो, तो वो जो ब्रिटिशर्स थे जो हमारे देश में आके गवर्नमेंट चला रहे थे उन्होंने हमारे देश में कांग्रेस बना दी थी।
अब कांग्रेस के अंदर ये कहा गया, कांग्रेस बार बार बोल रहे थे कि हमारे लिए राइट्स की बात करो, हमें फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, हमें राइट्स चाहिए। तो पहले पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही थी, पहले तो बस ये बात हो रही थी कि हमें राइट्स चाहिए, अधिकार चाहिए, ठीक है। तो साइमन कमीशन एक कमिटी, कुछ लोगों की, कुछ मेंबर्स की एक कमिटी बना के वहाँ से इंग्लैंड से भारत भेजी जाती है और बोला जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक संविधान का स्ट्रक्चर बनाया जाए, ओके। और उसको ये जो है साइमन कमीशन ये पूरा सर्वे करेगी। द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928, क्योंकि इस कमेटी का नाम क्या था, साइमन, वहाँ पे एक मेंबर थे, तो इस जो कमेटी आने वाली थी उसका नाम था साइमन, तो साइमन कमीशन बोला जा रहा था। तो 1928 में, 1922 में आप लोग देखोगे क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन को वापस ले लिया गया। 1928 में, उसके बीच में छोटे छोटे मूवमेंट्स होते थे लेकिन बड़ा मूवमेंट कोई नहीं आया। 1928 में जो साइमन था, साइमन कमीशन जो कमेटी थी वो इंडिया आती है। द कांग्रेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कमीशन, जो कांग्रेस थी वो इसके अगेंस्ट में होती है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर सेशन कांग्रेस फॉर्मलाइज डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। और 1929 में जो मीटिंग होती है उसमें कांग्रेस बोलती है कि भैया आप हमें कुछ नियम कानून और संविधान बना के काम नहीं चलेगा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये देश हमारा है, इसके लिए हम खुद फाइट करेंगे, हमारे देश में पूर्ण स्वराज, पूरा हमारा राज होगा, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तुम लोग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो अब हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे। सो साइमन कमीशन एक कमेटी आई थी जिसके खिलाफ थे और उसके अगेंस्ट इस तरीके का नारा चल रहा था उस समय, गो साइमन गो, ठीक है, साइमन वापस जाओ, हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, ओके। फिर क्या होता है, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सॉल्ट मार्च यानी कि नमक यात्रा। अब थोड़ा टाइम डिले हो गया, अब एक नए आंदोलन की शुरुआत थी, लंबे टाइम के बाद एक नया आंदोलन चाहिए था, क्योंकि देखिए बार बार हम थोड़ा सा आंदोलन दे रहे थे। किसी आप देखोगे किसी भी जो आपकी लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, उसके लिए हमें फायर देनी पड़ती है, तो हम लोग फायर दे रहे थे, हल्की सी फायर देते हैं, जैसे ही जलने की स्टार्ट होती वैसे ही मूवमेंट को रोक दिया जाता, फिर फायर देते, फिर स्टार्ट होती, फिर और गांधी जी चाहते थे भैया एक साथ सब मिलके ऐसा फायर दो कि रॉकेट लॉन्च हो जाए, तो लेकिन यही नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या होता है, सॉल्ट मार्च। गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ मीडियम दैट कुड यूनाइट द नेशन एज इट इज कंज्यूम बाय ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो सॉल्ट, नमक ऐसी चीज़ थी, गांधी जी को लगा कि भाई नमक ऐसी चीज़ है तो देश का हर आदमी यूज़ करता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोग यूज़ करते हैं, तो अगर हम सॉल्ट को मूवमेंट के लिए यूज़ करेंगे, नमक को यूज़ करेंगे, तो पूरे देश को एक बार में यूनाइट किया जा सकता है, ओके। सो होता है सॉल्ट मार्च। उस समय नमक पे भी टैक्स देना पड़ता था, कैन यू इमेजिन, सॉल्ट पे भी टैक्स देना पड़ता था, नमक के लिए टैक्स देना पड़ता था, हर चीज़ के लिए भाई टैक्स देना पड़ रहा था, सॉल्ट पे टैक्स देना पड़ रहा था। तो गांधी जी ने बोला ये जो टैक्स दे रहे हैं ये गलत है, समुद्र में इतना नमक भरा है, हम क्यों टैक्स दें भाई, ओके। सो गांधी जी स्टार्ट सॉल्ट और डांडी मार्च, इसको सॉल्ट या डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। सॉल्ट या डांडी मार्च बिगेन ऑन मार्च 12, 1930, ठीक है, 1922 तक हो गया। 1928 में साइमन कमीशन आया, उसको भगा दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी शुरू करते हैं एक मूवमेंट, एक सिंपल सा मूवमेंट कि हम करेंगे डांडी मार्च, एक मार्च करेंगे, ठीक है, 12 मार्च 1930। On 6th April 1930, Gandhi ji reached Dandi, a village in Gujarat, and broke the salt law by boiling water and manufacturing salt. 12 मार्च को शुरू करते हैं, 6 अप्रैल को वो पहुंचते हैं डांडी, एक गांव में पहुंचते हैं गुजरात के, जहां पे वो समुद्र से पानी को उबाल के नमक बनाते हैं और जो लॉ था उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि लॉ क्या था कि वो लोग सॉल्ट बेचते थे, उस पर हमें टैक्स देना पड़ता था। तो गांधी जी ने इस वक्त क्या कहा कि पहले हम सिर्फ नॉन कोऑपरेशन कर रहे थे कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे बनाए हुए कानून को भी तोड़ेंगे, क्योंकि हम तुम्हारा कानून मानते नहीं हैं। तो ये इसका एक प्रेजेंटेशन आप मान सकते हो, सिंबल मान सकते हो, ये इसका एक सिंबल था कि हम तुम्हारे लॉ को नहीं मानेंगे, तुम्हारे कानून को नहीं मानेंगे। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 मार्च 1930 से स्टार्ट करते हैं और 6 अप्रैल को उसको ब्रेक करते हैं लॉ को, ओके। सो ये आप लोग देख सकते हैं, गांधी जी ने जब चलना स्टार्ट किया था अपने आश्रम से तो कुछ लोग उनके साथ थे, ठीक है, और गांधी जी को आप देख सकते हैं एक पर्सन
केवल बॉडी बिल्डर होना जरूरी नहीं है, एक पर्सन उसके अपीयरेंस में इतनी ज़्यादा पावर थी कि लोग पूरे देश में उनकी बात सुनते थे। हजारों लोग उनसे जुड़ते चले गए, जब तक वो डांडी पहुंचते हैं कितने लोग उनसे कलेक्ट हो जाते हैं, और पूरे देश में, हमारे देश में अलग अलग भागों में लोग वहाँ के जो लीडर्स थे वहाँ पे जा जाके अपने यहाँ पे समुद्र में नमक बनाते हैं और उस लॉ को ब्रेक करते हैं। गांधी जी ने यहाँ पे किया। आप पढ़ेंगे कि देश में अलग अलग जगह पे लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देख सकते हैं, पुलिस क्रैक डाउन द सत्याग्रही 1930। अब पुलिस किस तरीके से पकड़ रही है सत्याग्रहियों को, जब ये सब लोग नमक यात्रा के लिए जा रहे हैं तो लोगों को, पुलिस को किस तरीके से, ये क्राउड है किस तरीके से पकड़ रही है। दस इट बिगिन द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा मूवमेंट जो चल रहा था, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट टू रिफ्यूज नॉन कॉपरेशन बट ऑल्सो ब्रेक कॉलोनियल लॉ। इस वक्त ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग मूवमेंट था। सॉल्ट मार्च इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे नॉन कॉपरेशन तो कर ही रहे थे, साथ में रिफ्यूज कर रहे थे कि जितने भी आप लोगों ने लॉ बनाए हैं उपनिवेशवाद लॉ बनाए हैं, कॉलोनी रूल के जो लॉ बनाए हैं वो हम नहीं मानेंगे। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट कर दिया, जो विदेशी वस्तुएं उनको आग लगा दी, जला दिया, हम उनको यूज नहीं करेंगे। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हम टैक्स नहीं भरेंगे, जाओ तुमने कानून बनाए, हम टैक्स देंगे ही नहीं, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, वैसे भी अत्याचार कर रहे हो। ब्रेकिंग फॉरेस्ट लॉ वर इन मेन फीचर्स। ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलो द पुलिस ब्रूटल रिप्रेशन। अब एक बार फिर जब लोगों ने मनमानी करनी शुरू की, एकदम लोग एग्रेसिव हो गए कि भैया बहुत हो गया, तुम 200 साल हो गए, बहुत हो गया, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। तो अब फिर से सप्रेस करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने। कैसे, जब वो लोग सोचते थे कि अब हमारे हाथ में नहीं है, तब वो लाठी गोली बंदूक चलाना स्टार्ट कर देते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड द लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी एंड नेहरू। उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया, और गांधी जी ने बोला भैया अब आप जनता को, तुम ही को समझना है, तुम ही को अब देखना है। लीडर्स को, गांधी जी को, नेहरू जी को, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया कि कोई भी आंदोलन आगे ना बढ़ा पाए। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी जो मूवमेंट को रोक दिया। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में अब क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पे 1930 में आप लोग देख सकते हैं। 1930 में, क्योंकि गांधी जी कितने पावरफुल हैं ये ब्रिटिशर्स भी जानते थे, तो अब गांधी जी मूवमेंट को यहाँ पे रोकते हैं और लोगों को समझ आ गई थी कि अब उन्हें क्या करना है, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ पे गांधी कौन है, महात्मा गांधी है। इरविन कौन है, उनका एक लीडर है, ब्रिटिशर्स का जनरल था, तो उसका नाम इरविन था। इन दोनों के बीच में एक बात होती है तो उसको गांधी इरविन पैक्ट रखा जाता है। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि भैया गांधी जी को कि किसी भी तरीके से ये जो गांधी है इसको रोको, अगर नहीं रोका तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो भेजा जाता है इरविन को कि जाइए और गांधी जी से बात करिए और बोलिए कि उनको अपने में मिला लीजिए, हमारी बात को वो मान ले। तो ऑन 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन द वायसराय साइंड अ पैक्ट विद गांधी। तो 5 मार्च 1931 को, क्योंकि ये तक अगर गांधी जी ने कोई साइन कर दिया, गांधी जी उनकी तरफ हो गए, तो लोग अपने आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन जो वायसराय था उसके साथ गांधी जी ने एक एग्रीमेंट को साइन किया। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वॉन्ट टू लंदन फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट रिटर्न डिसअपॉइंटेड। गांधी relaunched सविनय अवज्ञा मूवमेंट इन 1934 लॉस्ट इन इट्स मूवमेंट। सो क्या होता है, आंदोलन को रोकने के लिए गांधी जी को आपको पता है अरेस्ट किया गया था। अब भेजा जाता है, चाल चली जाती है, वायसराय इरविन को भेजा जाता है गांधी जी से बात करने के लिए। अब इरविन गांधी जी को क्या बोलता है, गांधी जी को कि आप जो अपनी सारी बातें रख रहे हैं, सारे डिमांड्स रख रहे हैं, वो यहाँ पे ना रखकर लंदन में जाकर जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वहाँ पे रखिए। लंदन में क्या था कि जो वहाँ की महारानी थी लंदन की, वो हम पे रूल कर रही थी, यहाँ पे अपने बंदे भेज के, ठीक है, ब्रिटिश की, ब्रिटेन की। सो बोलते हैं कि वहाँ पे मीटिंग होगी, कहाँ पे, लंदन में। इस मीटिंग में महारानी भी होगी, वहाँ के लोग होंगे, जो वहाँ की पार्लियामेंट के लोग होंगे वो सारे लोग होंगे, और जो इंडिया में ये लोग अपने वायसराय भेजते थे, लीडर्स भेजते थे, वो सारे भी लोग होंगे। तो यहाँ पे जितने भी आप लोग लीडर हैं, चाहे BR अम्बेडकर हो गए, मुस्लिम लीग के लीडर हो गए, हमारे देश में भी अलग अलग लीडर थे ना, ठीक है, तो BR अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी, आप लोग चलिए और यहाँ पे चलकर बैठ के बात करते हैं, आप लोग अपनी डिमांड्स को रखिए, हम लोग सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे, इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पे जितने भी आप लोग आंदोलन चला रहे हैं इसको रोक दीजिए, इन सब पे कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए जो मूवमेंट्स होते हैं ये आपको बोला जाएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये केवल एक मीटिंग नहीं हुई थी, इसकी 3 मीटिंग्स हुई थी, जो आपको
आपको बुक में नहीं दी हुई है, मैंने कहा मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ देती चलूंगी। तो इसकी 3 मीटिंग्स हुई थी, वन वर वी हेल्ड इन 1930, सेकेंड वन इज 1931 एंड थर्ड वन इज 1932। सो 1930 में जो मीटिंग होती है इसमें बोला जाता है गांधी जी नहीं जाते हैं, 1932 में भी बोला जाता है गांधी जी नहीं जाते हैं, बल्कि बी आर अम्बेडकर और अदर लीडर्स जाते हैं, गांधी जी नहीं जाते कांग्रेस से पार्ट लेने। 1931 में जो देखिए 3 मीटिंग हुई थी, 1930, 1931, 1932, जो सेकंड मीटिंग थी इसमें गांधी जी जाते हैं, क्योंकि गांधी ने इरविन के साथ समझौता किया था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो इसमें जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस में वो जो मीटिंग चल रही थी, यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे थे, इंग्लैंड के रानी बैठी थी, यहाँ पे जब सब डिस्कशन हो रहा था तो वो देखते हैं कि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनकी कोई बात सुनता ही नहीं है, बस वहाँ पे जो मीटिंग थी उसको समझ लो एक तरह से देखने के लिए उनको बुलाया गया था, इन्वाइट किया गया था, और वहाँ पे उनकी कोई बात नहीं सुनता और वो डिसअपॉइंट होके भारत लौट के आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि जो सविनय अवज्ञा उनने चलाया था वो उसको दोबारा से लॉन्च करेंगे, दोबारा से चलाएंगे। गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडेंस यानी सविनय अवज्ञा मूवमेंट को दोबारा से लॉन्च करते हैं 1934 में। जो नमक यात्रा के टाइम चलाया था 1930 में, वो 1934 में दोबारा से रीलॉन्च किया जाता है। बट अब जो मूवमेंट था, हाउ पार्टिसिपेट सॉ द मूवमेंट, जो मूवमेंट था वो थोड़ा लो पड़ गया था, क्योंकि लंबे समय से जब आंदोलन चलते हैं लोगों का उत्साह जो होता है, एनर्जी होती है, वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते, लोगों के अंदर थोड़ा सा एक डिप्रेशन सा आ जाता है, गलत भावना आ जाती है, तो अब उतनी मूवमेंट नहीं रह गई थी। अब जो ये मूवमेंट हुए थे, हाउ पार्टिसिपेंट सो द मूवमेंट, जो मूवमेंट्स हुए थे लोग उसे कैसे देखते थे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मूवमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। स्वराज का मतलब हर इंसान के लिए अलग था, ठीक है। आज के टाइम में आपके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब हो सकता है सेम, लेकिन उस टाइम सबके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब बिल्कुल अलग था। सो यहाँ पे देखिए लोगों ने मूवमेंट को कैसे लिया। रिच पीजेंट्स, जो अमीर थे, उन्होंने कैसे लिया। कम्युनिटी एक्सपेक्टेड टू रेवेन्यू टैक्स, वो चाहते थे उनका टैक्स जो है वो कम किया जाए, लेकिन कम नहीं किया जाता था। जो रिच पीजेंट्स थे वो लोग भी मूवमेंट में शामिल हो गए। पहले शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जब उनका टैक्स नहीं कम किया जाता तो वो भी मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं। जो गरीब किसान थे, वांटेड टू लैंड्स टू रीएमिटेड कांग्रेस अनविलिंग सपोर्ट, वो चाहते थे जो उन पे बहुत ज़्यादा जो उनके जमींदारी रूल होते थे, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को फिक्स किया जाए। लेकिन कांग्रेस इनकी बात को सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर हम पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो रिच पीजेंट्स अलग हो जाएंगे। ओके, तो इनकी अलग प्रॉब्लम थी। जो बिजनेस क्लास थे, व्यापारी थे, आफ्टर द वॉर देयर ह्यूज प्रॉफिट वर रिड्यूस, युद्ध के बाद वो लोग जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी हमारे देश से वो रुक गई थी, तो इसके लिए बहुत सारा उन्हें लॉस हुआ था। तो वो चाहते थे कि उनको जो फॉरेन गुड पे टैक्स देना पड़ता है वो कम किया जाए। तो सबके लिए मूवमेंट अलग अलग था। वहीं पे अगर हम वुमेन्स की बात करें, लेडीज़ की बात करें, जब दांडी मार्च होती है, नमक यात्रा होती है, वहाँ पे वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, महिलाएं उतर गई थी सड़कों पर। तो महिलाओं का क्या था, वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, मैन्युफैक्चर सॉल्ट, नमक बनाया था, ठीक है। फॉरेन क्लॉथ्स को आग लगाई थी, विदेशी वस्तुओं को आग लगा दी थी, जो लिकर की शॉप्स थी वो बंद कर दी थी। कांग्रेस वॉज, लेकिन जो वुमेन का इतना पार्टिसिपेट करने के बाद जो कांग्रेस थी वो ये नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के अंदर वुमेन को रखा जाए, मतलब वुमेन्स को लीडर की पोजीशन दी जाए, वुमेन को कांग्रेस के अंदर दिया जाए, ऐसा उनका कांग्रेस का मानना नहीं था। तो बहुत सारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, मूवमेंट के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही थी। ओके, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडेंस यानी सविनय अवज्ञा जो चलाया गया नमक यात्रा से, जो आंदोलन चल रहा था, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो वो लिमिटेशंस क्या थी। द दलित और द अनटचेबल डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, दे डिमांड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब देखिए जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे देश में तोड़ने का बहुत काम किया था। पहले हिंदू मुस्लिम को ब्रेक किया, उसके बाद फिर थोड़ा और भड़का के जो अनटचेबल, जिसको हम दलित कह रहे थे, उनको भी बांटने का काम किया था। तो इनके लीडर थे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि भाई कुछ रिजर्वेशन दीजिए। वैसे उनकी बात भी गलत नहीं थी, क्योंकि पास्ट में उनके साथ बहुत सारा सप्रेश किया गया था, बहुत सारा अत्याचार हुआ था। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ छुआछूत की चीज़ें चलती थी हमारे देश में, चाहे जब राजा लोग चलते थे, जब राजा का रूल था तब भी ये सारी चीज़ें चलती थी। तो बी आर अम्बेडकर चाहते थे जब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने
तब हमारे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप बी आर अम्बेडकर की मूवी भी देख सकते हैं कि जो दलित हैं, अनटचेबल है, उनके साथ आप लोग इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्या गारंटी है कि भविष्य में नहीं करोगे डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके लिए रिजर्वेशन दो कि अगर आप सरकारी नौकरी रख रहे हो तो सरकारी नौकरी में कुछ सीटें रिजर्व करिए कि वो दलित को मिलेंगी। अगर आप स्कूल में कर रहे हो तो कुछ सीटें रिजर्व, क्योंकि पहले क्या था, हमारे देश में केवल अमीरों को पढ़ने का अधिकार था, पहले पंडितों को ही पढ़ने का अधिकार था, फिर केवल अमीरों को पढ़ने का अधिकार था, तो दलित को पढ़ने का नहीं बोलते थे। आप सेवक हैं, आप सेवा करिए। तो बी.आर. अम्बेडकर ने बोला कि भाई हमें रिजर्वेशन चाहिए, सीट चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो दलित थे उन्होंने पूरी तरीके से आंदोलन में पार्ट नहीं लिया था। बी.आर. अम्बेडकर लीडर ऑफ दलित फॉर्म द एसोसिएशन, इन्होंने एसोसिएशन फॉर्म किया था 1930 कॉल्ड द डिप्रेस्ड क्लास ऑफ एसोसिएशन डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक अलग से कमेटी गठित की थी। ही क्लैश्ड विद गांधी जी के साथ इनका थोड़ा सा मतभेद भी था, ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे कि आप इनके लिए अलग से सीट बनाइए, अलग से रिजर्वेशन दीजिए। तो गांधी जी का ये था कि भाई पहले आप लोग बोल रहे हो कि हिंदू मुस्लिम की अलग अलग पार्टी बना दो, फिर आप बोल रहे हो दलित को, तो अगर आप हिंदू को ब्रेक करोगे तो हमारे देश के कितने टुकड़े होंगे भाई, कितना आप ब्रेक करोगे। तो ब्रेक मत करो। लेकिन फिर गांधी और जो ये होते हैं हमारे बी.आर. अम्बेडकर, इनके बीच में एक समझौता हो जाता है कि हम सीट रिजर्व कर देते हैं, कुछ सीट का रिजर्वेशन दे देते हैं, लेकिन आप ब्रेक करने की बात मत करिए वरना हमारे बहुत टुकड़े हो जाएंगे। पूना, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पूना समझौता। तो पूना पैक्ट बिटवीन द गांधी जी, देखिए इरविन समझौता किसके साथ हुआ था, गांधी और इरविन के साथ हुआ था कि गांधी जी वहाँ मीटिंग अटेंड करेंगे। पूना पैक्ट गांधी और भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था 1932 में, और यहाँ पे एग्री हुए थे कि कुछ रिजर्व सीट दी जाएगी, ओके, सेंट्रल काउंसिल, बट वर वोट बाय जनरल इलेक्शन। तो वो पहले बोला गया था कि जैसे वोट भी बांटे जाएंगे कि ये लोग इनको ही वोट देंगे, लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं, हम सीट रिजर्व कर दे रहे हैं, वोट जिसको जिसको देना है वो उसको देगा, लेकिन सीट रिजर्व की जाएगी। तो ये समझौता हुआ जाता है और सीट रिजर्व की जाती है, और वहीं से ये रिजर्वेशन का प्रोसेस चला आ रहा है। द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग M.A. जिन्ना, इसी तरीके से मुस्लिम लीग के जो लीडर थे M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वांटेड टू रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली। इसी तरीके से जो सेंट्रल असेंबली हो उसमें सीट का रिजर्वेशन मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए चाहते थे। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो जो मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा पार्ट था, ठीक है, उन्होंने भी इसमें आंदोलन में भाग नहीं लिया था, इसलिए आंदोलन में कुछ जो ग्रुप थे हमारे देश के उन्होंने पार्ट नहीं लिया था। इसके बाद द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तो इस तरीके से स्टेप वाइज प्रोसेस चली थी। अगर आप देखोगे जो कांग्रेस के अंदर चीज़ें आई हैं, बदलाव आई हैं, वो एक दिन में नहीं आई। 1885 में पार्टी बनी, उसके बाद धीरे धीरे उसमें लीडर्स बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे पहले उनको मौका मिला कि आप लोग इलेक्शन में पार्ट लीजिए, उसके बाद बोला कि ठीक है आपको रूल करने में थोड़ा सा भी हक देंगे, फिर बोला कि अपनी बातों को रखने का अधिकार देंगे, फिर बोला कि ठीक है आप अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आइडिया दीजिए। तो ऐसे करते 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 स्टेप बाय स्टेप हम आज़ादी की तरफ चले हैं। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि आपके अंदर जो ये एक यूनाइटेड होने की जो भावना आई है वो आई कहाँ से है। जो चैप्टर स्टार्ट किया है नेशनलिज्म, वो आई कैसे, एक दिन में नहीं आई है, पूरे सब लोग बटे हुए थे। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कम टू द पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन सब लोग कर रहे थे, भले सबकी डिमांड अलग हो पर आंदोलन सब लोग कर रहे थे। तो वो आंदोलन एक साथ करते करते, मूवमेंट्स एक साथ करते करते, हम सबके अंदर वो जो भावना थी कि हम सब एक ही हैं भाई, भारत माता के बच्चे हैं, तो ये जो भावना है वो वहाँ से आई है। हिस्ट्री एंड फिक्शन फॉक्स, बहुत सारे इतिहास को उठा के बात की गई, बहुत सारे गाने बनाए गए, जैसे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ऐसे गाने बनाए गए। पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल, बहुत सारे प्रतीक बनाए गए, सिंबल बनाए गए। देश को एक माता से रिप्रेजेंट किया गया कि भारत हमारी माता है, जिससे हम सब उसकी संतान है, जिससे लोग यूनाइट हो पाए। ऑल प्लेड इन द पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। बाय 1921 गांधी जी हैड डिवाइज स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने स्वराज का फ्लैग, कि हमारा देश आज़ाद होगा तो उसका अपना एक झंडा होगा, उसको, तो इस झंडे को देखकर लोगों के अंदर वो भावना आई नेशनलिज्म की। इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, जो 3 कलर का था, रेड ग्रीन वाइट, एंड हैज स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और एक चक्र था उसके सेंटर में। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये बिलोंगिंग की बात की जा रही है लेकिन आज़ादी की बात नहीं की जा रही है। सो गाइज,
मैंने आपको बता दिया कि 1930 में सविनय अवज्ञा, ठीक है, इस तरीके से चला, क्या लिमिटेशंस थी। इसके बाद क्या होता है, 1930 इरविन समझौता होता है। इसके बाद क्या होता है, 1942 में गांधी जी एक और मूवमेंट करते हैं जिसका नाम था दिल्ली चलो। ओके, दिल्ली चलो मूवमेंट, लोग दिल्ली की तरफ आते हैं। अब धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग हमारे जो एग्री हो जाते हैं कि आप लोग क्या है, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करिए कि आपको देश चलाना है तो आपको उसके लिए एक रूल बुक बनानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद 1947 को एक फिक्स्ड डेट को वो हमारी कंट्री को छोड़ने के लिए एग्री हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हुई थी और बोला जाता है कि इसके लिए हमारे देश के सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। सारे लोगों को सपोर्ट करने में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनका ये डिमांड था कि हम गांधी जी आपको फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमें सेपरेट कंट्री चाहिए। गांधी जी इस चीज़ को एग्री नहीं करते थे, लेकिन आज़ादी के लिए ये कीमत तो चुकानी ही थी, तो इस बात के लिए एग्री होते हैं। तो बोलते हैं कि 2 स्टेट बनेंगे आज़ादी के बाद, एक होगा इंडिया, दूसरा होगा पाकिस्तान। दोनों का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना अपना संविधान होगा, वो संविधान आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। और एक फिक्स डेट के हिसाब से जो आप हमारी कॉलोनी है तो हम आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे, हमारी आप कॉलोनी नहीं रहेंगे, भारत का पूरा अपना अधिकार होगा और हम इसको एक डेट से छोड़ के चले जाएंगे और उसके बदले आपको ये चीज़ें देनी होंगी, इतनी कीमत चुकानी होंगी, इतने पैसे, इतनी चीज़ें। ओके, तो ये सारी पूरी एग्रीमेंट होती है। 1947 में वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन 2 कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अंबेडकर कमेटी बनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर जी का नाम आप जानते हैं, वो हमारे बहुत बड़ा योगदान देते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने में। इसके अलावा उसको आप पढ़ेंगे, सिविक्स में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। और पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अलग रूल्स बनते हैं, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस तरीके से जो देश है वो आज़ाद होता है। ये मैप मैं आपको शो करना चाहूँगी कि अगर आप देखोगे, ये मैप है भारत स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता से पहले यानी बिफोर इंडिपेंडेंस अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया लुक लाइक दैट, ये इंडिया है। जो आप ये पाकिस्तान का पार्ट देख रहे हो ये भी इंडिया का भाग था। यहाँ पे जो आप बांग्लादेश देखते हो ये भी भारत का ही पार्ट था, और थोड़ा सा अफगानिस्तान का पार्ट भी भारत का ही पार्ट था। तो ये पूरा हमारा इंडिया होता था प्यारा सा, ठीक है, ये पूरा हमारा देश था। लेकिन आज के टाइम में देखो, श्रीलंका और नेपाल तो अलग थे, लेकिन ये बाकी सारा हमारा देश था। ये पाकिस्तान अलग कंट्री बन गया, बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया, तो इस तरीके से ये अलग अलग हुए। और आज के टाइम का जो इंडिया देखोगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस देखोगे तो ये बन गया हमारा भारत। यानी बांग्लादेश एक अलग कंट्री यहाँ से काट के निकाल दिया गया, ये अलग निकाल दिया गया। तो ये इस तरीके से है आफ्टर इंडिपेंडेंस, सॉरी, अब वो था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये होता है हमारा ऑल अबाउट चैप्टर। गाइस, ये मैंने आपको पूरी मूवी 1 घंटे से कम में देने की कोशिश की है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 100 साल का स्ट्रगल 100 मिनट में गाइस, बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन फिर भी कोशिश की है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो कर सकते हैं, खबरी पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको इसका PDF भी टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, पूरे चैप्टर का कंप्लीट वीडियो। इसी तरीके से 1 शॉर्ट वीडियो अदर चैप्टर्स की आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें।